हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव टॉपिक इस वीडियो का विषय है। YouTube में अब तक अभिप्रेरणा टॉपिक पर जितने वीडियो अवेलेबल हैं, चाहे चाहे जितने 30 मार्क का टीचर ने पढ़ाया हो, यहाँ ऐसे कह सकते हैं हम YouTube पे अवेलेबल सबसे बेस्ट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में अभिप्रेरणा से रिलेटेड, जैसे एक तो इसका अर्थ देखेंगे सबसे पहले, है ना, कैसे ये शब्द हैं जो इसकी उत्पत्ति होती हैं और ये चीज़ें सबसे पहले हम देखने वाले हैं। इसके बाद इसकी बहुत सारे विद्वानों ने जो परिभाषाएं दे रखी हैं, तो परिभाषाओं में हम देखेंगे लगभग 18 विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं इस टॉपिक में देखेंगे हम। इसके अलावा अभिप्रेरणा है, जैसे तो अभिप्रेरणा के प्रकार हो गए। प्रकार में वैसे दो ही प्रकार हैं, बाह्य आंतरिक, दोनों प्रकार वो देखने वाले हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा से रिलेटेड सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग हैं, बहुत सारे का मतलब 19 सिद्धांत हैं, टोटल सिद्धांत देखने वाले हैं। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार भी देखेंगे हम, और साथ ही साथ और भी कोई चीज़ ऐसी हैं जो कि विशेष हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे एक पूरा बहुत दिनों से है जो मैं प्रयास कर रहा था कि एक स्ट्रेटजिक रूप से हम जो साइकोलॉजी को तैयार करें, क्योंकि भले किसी भी स्थिति में कोई भी स्टूडेंट कैसे भी जाके और मतलब तैयारी अगर करना चाहे, तो मनोविज्ञान में है जो वो मतलब A1 तैयारी उसकी होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कि डिटेल में जाना चाहिए हर स्टूडेंट को एक बार। उसके बाद जो चीज़ें मोस्ट हैं उनको बार बार रिवाइज करके वो बहुत बढ़िया तैयारी कर सकता है। तो वीडियो में भी दो रखेंगे। एक वीडियो रहेगा उस यूनिट से रिलेटेड जो थियरी है, मतलब पूरी जो डिटेल है वो देखेंगे, और रिसेंट ईयर्स में जो प्रश्न आए हैं एक वीडियो उन पर बन जाएगा। मतलब दो वीडियो हो गए कुल मिला के। एक वीडियो 1-2 दिन पहले मिल गया, जैसे आपने बहुत बढ़िया से 2 बार 3 बार वीडियो देख लिया, समझ लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, और उसके बाद जो आपको उसके प्रश्न उत्तर जो पिछले सालों में एग्जाम आए हैं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जितने, तो दोनों, और इससे आपकी जो तैयारी है वो जो एक और एक 11 वाला सीन यहाँ पर बन जाएगा आपका। टॉपिक के साथ का साथ ये रहेगा क्वेश्चन आंसर वाला 1-2 दिन बाद ही। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हर एक विद्यार्थी है जो बहुत बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी कर लेगा। अब 2 मिनट हो गए हैं, बात समझ में आ गई होगी कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो बिल्कुल ये जो देख रहा है उसके लिए फ़ायदा ही कर रहे हैं वो। अगर आप पूरा देख रहे हैं तो जो नहीं देख रहे हैं वो आपका फ़ायदा करने वाले हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों को पूरी तरह से अच्छे से समझने का, समझाने का प्रयास तो मैं करूँगा, समझने का प्रयास आपको करना है, और एक एक तरीके से बहुत बढ़िया काम है जो हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे अभिप्रेरणा शब्द है ना, अभिप्रेरणा शब्द का हमारे जीवन में जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे ये वीडियो बनाने की जो स्थिति है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मेरे दिमाग में भी काम कर रहा है। आंतरिक भी कह सकते हैं, बाह्य भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो वो भी यही हैं। अंग्रेजी में हम मोटिवेशन कहते हैं, और आजकल तो बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है मोटिवेशन का। मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में सेमिनार वगैरह लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये काम किया जाता है। अब यहाँ पर जीवन की सफलता का आधार इसको माना गया है। ये अभिप्रेरणा को समझने के लिए इसका अर्थ दे रखा है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये साइकोलॉजी में तो काम आने वाला ही है, साइकोलॉजी के साथ साथ हमारे जीवन में भी काम आने वाला है, तो इस कारण से इसको थोड़ा सा ढंग से देखना चाहिए हमें। अधिगम का प्रमुख कारक है, मतलब आप या बालक, कोई भी बच्चा अगर सीखता है तो कहीं ना कहीं उसका कारक अभिप्रेरणा होती है, अनिवार्य स्थिति होती है। किसके लिए? अधिगम के लिए। अधिगम के लिए कंपलसरी है ये चीज़। अधिगम के लिए ये सुनहरी सड़क है, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग है। अधिगम का हृदय है, हार्ट ऑफ लर्निंग है। ये सारे तो उपनाम हो गए एक तरीके से। आपको एग्जाम पूछ लिया कि जीवन की सफलता का आधार या अधिगम का प्रमुख कारक या अधिगम की अनिवार्य स्थिति या अधिगम की सुनहरी सड़क या अधिगम का हृदय किसे कहते हैं, तो ये सब का आंसर है जो अभिप्रेरणा होगा। अब मोटिवेशन शब्द है, इसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है, तो एक तो आपको याद रखना है किस भाषा के शब्द से बना है, तो लेटिन है। क्या लिखा हुआ है, ये किताब में मिसप्रिंट था तो यहाँ पर मिसप्रिंट होने ही वाला है। लेटिन भाषा के मोटम या मूवेर शब्द से हुआ है, और उसका अर्थ है गति करना, या उसको अंग्रेजी में अगर कहें तो टू मूव। गति करना को हम ऐसे कह सकते हैं चलना, या कुछ जगह थोड़े डोपर वाले शब्दों में एक जगह ये शब्द मिलेगा आपको चलन, या इस तरह से, मतलब कोई काम करने के लिए प्रवृत्त होना या आगे बढ़ना, इस तरह की स्थिति है, उसको कहते हैं मोटिवेशन। और मोटम शब्द याद रखना आपको बहुत अच्छे से, मोटम या मूवेर,
वैसे मूव शब्द है, कमोन, मूव, हरिया, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे आप, गति करना, आगे बढ़ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आ सकता है वो है ये अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। ज़्यादातर जो टीचिंग मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो 8-10 जो महत्वपूर्ण विद्वान होते हैं उनकी परिभाषा और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। और एग्जामिनर है जो मतलब और आगे से, यानी कि जो 8-10 हमने पढ़ी है उसके बाहर भी पूछ सकता है। तो मैंने इस बार अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें ये आइडिया लगाया कि कहीं ना कहीं मेंस में भी अपने ये सिलेबस में है, और अभी जो क्वालिफाइंग रीट है उसमें भी यही है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी ये चीज़ है, तो हमें थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। तो हम जितनी परिभाषाएं अवेलेबल है मार्केट में, जो बुक्स हैं उनमें, तो वो सब है जो आपके सामने यहाँ आ जाएगी। एक बार हम चर्चा कर लेंगे, 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो मोस्ट है उनको रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे आप एग्जाम में। जैसे 8-10 मोस्ट अगर मेन विद्वान है, साइकोलॉजिस्ट है, उनकी परिभाषाएं आपने याद कर ली, और बाकी को 1-2 बार पढ़ रखा है, 3 बार पढ़ रखा है, तो एग्जाम में जब भी नाम आएगा तो जो मोस्ट वाले हैं उनकी तो याद रहेगी, तो 1-2 से आप रूल ऑफ रिजेक्शन लगा के और ये आंसर का मतलब सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक विद्वान है, नाम है लोवेल। अब बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो सुने भी नहीं होंगे आपने। लोवेल का कहना है कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। मतलब आंतरिक प्रक्रिया हो गई और उसके उत्पन्न होने का कारण है आवश्यकता, और किधर ले जाएगी, आवश्यकता को पूरा करने की तरफ। वो एक एक्शन हो गया, एक एक्टिविटी हो गई। ये बात कर रहे हैं लोवेल। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, 3 विद्वान, तीनों का नाम एक साथ, तीनों ने मिलकर किताब लिखी। उसमें जो परिभाषा लिखी हुई है वो है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां उसे बाह्य वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। मतलब मोटिवेशन में आंतरिक जो शक्तियां हैं उनको महत्वपूर्ण माना है, और वो शक्तियां क्या करती हैं, वातावरण में अन्य जो लक्ष्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, उनकी ओर ले जाती है या प्राप्त करने में मदद करती है। क्रो एंड क्रो, काफी जगह आपने नाम देखा होगा, मोस्ट कह सकते हैं। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। अब सीखने का आधार किसने कहा, ऐसा भी पूछ ले तो भी क्रो एंड क्रो आपको याद रखना है, रुचि उत्पन्न करने से है। कुल मिला के सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इस तरह की लाइन आएगी तो क्रो एंड क्रो। स्किनर, तो स्किनर ने तो बहुत लेवल पर बात कही है इसके बारे में, राजमार्ग भी कहा है सीखने का अभिप्रेरणा को। स्कूल अभिप्रेरणा में प्रेरणा, अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित करना और निर्देशित करना, ये सारी चीजें हैं जो वो प्रेरणा में शामिल हैं, ऐसा स्किनर का मानना है। देखो क्या क्या चीजें आ गई, उत्तेजित करना, उसको स्थायित्व प्रदान करना, कंटिन्यू रखना, नियमित करना, ये सारी चीजें, या फिर उसको किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन है, तो वो सारी चीजें स्कूल अधिगम में प्रेरणा में रहती है। आगे हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड बात कर रहे हैं, प्रेरणा भी विशेष कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने की लिए प्रवृत्त करती हैं। यानी गिलफोर्ड का मानना है कि एक विशेष कारक है या फिर दशा है जो कोई काम है उसको शुरू करना और उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, उसके लिए प्रवृत्त करती है। एटकिंसन, अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना, भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना, ये बात कर रहे हैं एटकिंसन। गुड ने जो बात कही है, किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ये भी मोस्ट है, गुड को जानते हैं हम कि ये इनका नाम बार बार पूछा जाता है। एक थोड़ा सा यहाँ पर जो सेम लग रहा है मुझे, वो देख लेते हैं हम। स्किनर में देखिए, यहाँ पर था वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायी करना, जारी रखना, नियमित करना और निर्देशित करना। गुड कह रहे हैं क्रिया को आरंभ करना, जारी करना और नियमित करना, यानी गुड है उन्होंने 3 बातें कही हैं, और स्किनर ने इसमें है वांछनीय व्यवहार को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5। स्किनर ने बातें की हैं 5। तो ये अगर एग्जाम में आ गया, सेम लैंग्वेज है, इस कारण से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में स्किनर भी आएगा, गुड भी आएगा। तो आपको गुड को तब सही करना जब आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की बात है, मतलब 3 ही बातें हैं। और स्किनर का नाम और गुड का नाम भी चेक कर लो, देखो इसमें ज्यादा अक्षर हैं तो ज्यादा क्रियाएं कही गई हैं उसमें। आगे मैकडूगल है। मैकडूगल कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा माना है मैकडूगल ने। क्रेचफील्ड
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये थोड़ा क्रेच और क्रेचफील्ड है जो अलग मानते हैं, क्योंकि अभिप्रेरणा में भी इन्होंने न्यूनता अभिप्रेरणा और अधिकता अभिप्रेरणा का नाम दिया था। क्रेच और क्रेचफील्ड में हम पढ़ेंगे आगे। एक तो इन्होंने जो प्रकार बताए हैं उसमें एक तो बताया था न्यूनता अभिप्रेरणा और एक बताया था अधिकता अभिप्रेरणा, मतलब न्यूनता का उल्टा अधिकता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये शब्द काम में लिए तो हमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती हैं। क्या बात है। क्रेच व क्रेचफील्ड, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती हैं। चलो बढ़िया, शानदार परिभाषा, याद भी रह जाएगा ये आपको। नेक्स्ट है वुडवर्थ, अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। कुल मिलाकर तात्कालिक बल जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब हम काम में प्रवृत्त होते हैं इस तरह से। जॉनसन, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती हैं, सही दिशा दिखाती हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जॉनसन। नेक्स्ट है बर्नार्ड शॉ, इस तरह से नाम आता है, अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करती हैं। उन विधियों का विकास जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करती हैं, जो व्यवहार है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है अभिप्रेरणा का, इस तरह की विधियों का विकास ये करती हैं। विलियम जी अकाउंट है, वो कह रहे हैं अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य में प्रवृत्त करना या उसके लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा का काम है या प्रक्रिया है अभिप्रेरणा। आगे हैं मैकफार्लैंड, उनका मानना है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें आवेग, प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास, आवश्यकताएं, कुल मिला के यहाँ बात हो गई 6 अलग अलग बातों की। आवेग, प्रेरणा, इच्छा, आकांक्षा, प्रयास और आवश्यकता मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित और स्पष्ट करती हैं। 6 चीजें उन्होंने बताई हैं अभिप्रेरणा से रिलेटेड, जिसमें आवेग हो गया, प्रेरणा हो गई, इच्छा हो गई, आकांक्षा हो गई, व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला प्रयास हो गया और उसकी नीड हो गई। आगे है डेशियल, चालक शक्ति वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। कुल मिलाकर डेशियल ये मानते हैं कि चालक शक्ति है वो एक मौलिक स्रोत है और व्यक्ति को क्रियाशील करता है, ये काम है कुल मिलाकर अभिप्रेरणा का, और ऐसा मानना है डेशियल का। आगे है ड्यूबिन, अभिप्रेरणा एक जटिल बल है जो कार्य प्रारंभ करने, संगठनों में व्यक्तियों को कार्यरत रखने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा वह है जो व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने के लिए तैयार करती है, निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो शुरू तो कर देते हैं हम लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो वो कंटिन्यू रखने का काम है वो अभिप्रेरणा करती है। ये बात कर रहे हैं ड्यूबिन। नेक्स्ट है फ्रेड ल्यूथान्स, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अथवा कमी के साथ प्रारंभ होती है, किसी व्यवहार अथवा प्रेरणा को उत्पन्न करती हैं, उद्देश्य किसी लक्ष्य, और इसका उद्देश्य होता है किसी लक्ष्य अथवा प्रोत्साहन की पूर्ति करना, ये मानते हैं फ्रेड ल्यूथान्स। मैकडोनाल्ड क्या कहते हैं, व्यक्ति में होने वाला शक्ति परिवर्तन ही प्रेरणा है, भावात्मक जागृति और पूर्वानुमान उद्देश्य प्रक्रियाएं इसके विशेष गुण हैं। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम मनोविज्ञान में जितने टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें परिभाषाएं क्यों आती है, मतलब परिभाषाओं की जो कहानी है ये समझ में नहीं आती है, इतनी सारी अलग अलग विद्वान कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा पजल्ड सा फील करता है कोई भी स्टूडेंट हो अगर वो इसको पढ़ता है तो यहाँ पर आपको अंतिम रूप से कोई भी टॉपिक है उसमें परिभाषा है वो आपको उस टॉपिक के प्रति समझ विकसित करने का मौका देती है या समझ विकसित करने के लिए ही होती है, अंतिम रूप से उसका जो लक्ष्य होता है वो यही होता है। अब एग्जामिनर है वो इस तरह से परीक्षा में परिभाषा पूछ सकता है कि ये परिभाषा है जो किस विद्वान के द्वारा दी गई है, और हमें इसी कारण से कुछ शब्दों को कनेक्ट करते हुए चीज़ों को याद रखने का प्रयास करना है। अब जैसे यहाँ मैंने पहले कहा भी था 18 परिभाषाएं हमने देखी हैं। अब 18 परिभाषाएं एग्जाम में अगर आती हैं तो 18 की 18 परिभाषाएं तो थोड़ी कोई स्टूडेंट याद रख पाएगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर आप जो वीडियो भी आपको 2-3 बार देखना, उसके बाद आप नोट्स बनाने वाले हैं, खुद हाथ से लिखेंगे सारी परिभाषाएं वगैरह ये चीज़ें, हाँ कुछ को लगेगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो संभव करने के लिए उस लेवल पर काम भी करना पड़ता है। हम चाहें तो खूब सारे बहाने बना सकते हैं और चाहें तो काम है वो करके दिखा सकते हैं, तो अगर बहाने बनाते हैं तब भी आप सही हैं क्योंकि किसी न किसी का फ़ायदा ही करेंगे आप, और काम कर लेते हैं खुद से तो भी आप किसी का मतलब अपने आप का फ़ायदा कर लेंगे। किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने, नियमित करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की थी, तुलना कर ली हमने, एक अपने साथ यहाँ नाम आया था स्किनर का जैसे और एक नाम आया था गुड का,
इस तरह से तुलनात्मक रूप से कुछ शब्दों के साथ हैं जो हम जोड़ के और याद रख सकते हैं परिभाषाओं को, और याद रखनी है आपको। जैसे आंतरिक शक्तियां उसे वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती हैं। अब जैसे मैं टेक्निक बताता हूँ, यहाँ आया था विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है, तो यहाँ नाम 3 आ गए जैसे, तो ऐसे मान लो कि विभिन्न लक्ष्यों मतलब ब्लेयर, जॉन, सिम्पसन 3 अलग अलग आदमियों की तरफ ले जाती है। इस तरह की टेक्निक हम लगा सकते हैं। और क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि जैसे संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से इसी रूप में सीखने का आधार है। तो क्रो है, एक हो गया रुचि उत्पन्न करना और एक हो गया सीखने का आधार। दो बातें कर रहे हैं, एक क्रो अलग बात कर रहा है, एक क्रो अलग बात कर रहा है। इस तरह से आप जो चीज़ों को जोड़ के बहुत मतलब सिंपल वे में मजाक मजाक में याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो परिभाषाओं की बात हो चुकी है। एक बार जब भी आप वीडियो वापस देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, एक बार लिखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी भी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषता भी कह सकते हैं। बहुत सी बार अलग से टॉपिक आता नहीं है, एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि विशेषता है या विशेषता नहीं है, तो प्रकृति है वो भी विशेषता के अंतर्गत ही आप काउंट कर सकते हैं। तो अभिप्रेरणा में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक आंतरिक प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा की विशेषता हो गई कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। इंटरनली आदमी है जो बहुत ज्यादा है जो उससे प्रभावित होता है। आवश्यकता या प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, या तो आवश्यकता से या प्रेरक से, दो चीजें हो गई। इसी कारण इसके प्रकार में भी हम दो ही प्रकार देखते हैं, आवश्यकता या फिर प्रेरक। जैसे आपको प्यास लगी तो अब आप खड़े हुए मटकी की तरफ गए, लोटा गिलास जो भी है भरा और पानी पी लिया। ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं आवश्यकता कही जा सकती है, और जो क्रिया आपने की है उसके बाद वो है जो आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली क्रिया हो गई। या प्रेरक है, प्रेरक में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे परसों कल, हाँ मतलब मैं वीडियो तो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं खुद इसको क्रॉस चेक करूँगा, इस कारण से वीडियो आपको एक दिन बाद मतलब कि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट रहेगा, मतलब शनिवार को अपलोड हुआ है। तो ऐसे मान लीजिए, मैं इसको सही वे में बता देता हूँ कि कल आपका टेस्ट है, तो जब भी आपको पता चल गया कि टेस्ट है, और एक बहुत अच्छा बहाना है पढ़ने का, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दूर होता है तो मन नहीं लगता है, तो ये टेस्ट का जो बहाना है आपको थोड़ा सा प्रेरक का काम करेगा। आप उठ के और कि यार कम से कम एक बार तो देख लेते हैं, कोई प्रश्न मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो वो प्रक्रिया जो टेस्ट के आधार पे हुई तो वो एक तरीके से प्रेरक हो गया। आंतरिक प्रक्रिया जो निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती हैं, कोई ना कोई एक फिक्स टारगेट की तरफ आप बढ़ते हैं, और इंटरनल प्रोसेस होती है। अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। उत्सुकता का मतलब आप में क्यूरियोसिटी होती है, तत्परता होती है किसी काम को करने की। ध्यान केंद्रित प्रक्रिया, उसके बाद आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है जब भी आप मोटिवेट होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया, आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप उसके लिए काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में गति अलग अलग होती है। मोटिवेशन है उसकी गति या काम करने की जो गति है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। आपने खुद ने नोट किया होगा, 2 ढाई 3 महीने से आप लोग पढ़ रहे हो, अब उसमें कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो वो बढ़ती जा रही है, कुछ कुछ को ऐसे लगने लग गया है कि अरे यार क्या यार क्या यार, तो वो डाउन होते जा रहे हैं, या फिर उन्होंने क्लास भी छोड़ दी होगी या इस तरह से। तो डीमोटिवेशन, यानी कि हर व्यक्ति है उसकी गति अलग अलग होती है, और जो पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे उनका फिर रिजल्ट भी अलग लेवल का आएगा, नेगेटिव साइड में जाएंगे उनका रिजल्ट भी निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो पास ही नहीं होंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी, हो सकता है बहुत जबरदस्त कर जाए वो, लेकिन जो प्रकृति है वो इस तरह मानती है कि अगर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो हम डाउन ही लाएंगे रिजल्ट में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया है, मतलब लक्ष्य है वो हमें हमारे व्यवहार को बदलते हुए काम करवाता है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार आधारित प्रक्रिया हो गई। अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है, बहुत जगह आपने ये दोनों शब्द सुने होंगे, तो ये आप समझ लीजिए। एक तो शब्द है साध्य और एक है साधन। जैसे विद्यालय में बालक हैं वो कभी भी मतलब साधन नहीं है, वो साध्य है, बाकी चीज़ें जो उसके यूज आनी चाहिए। अब यहाँ में सिंपल वे में बढ़िया एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप मतलब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति है और उसके पास है जो साइकिल ही ले लेते हैं, बहुत अलग उदाहरण नहीं लेते हैं, तो साइकिल, तो यहाँ पर साइकिल है जो किसका काम करने वाला है, ये दोनों शब्द हैं उसमें साधन का, और व्यक्ति क्या हो गया इसमें साध्य, मतलब वो इस साधन की सहायता से अपना काम कर रहा है, उसको कहीं पहुंचना है तो वो साइकिल के माध्यम से जल्दी पहुंच पा रहा है।
तो अभिप्रेरणा है वो साध्य ना होकर साधन है। यानी कि साध्य कौन है? जो मोटिवेट होगा, कोई भी व्यक्ति है जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो इसकी सहायता से लक्ष्य प्राप्त करेगा। यानी कि अभिप्रेरणा उसके लिए किसका काम करेगी? साधन का काम करेगी, और वो खुद क्या है? साध्य है। अभिप्रेरणा भावात्मक क्रिया है। बहुत सी बार हम इमोशनल हो जाते हैं और उस इमोशन के आधार पे ही सारा काम चलता रहता है। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। नेगेटिव में ऐसे बहुत सी बार हम इमोशनली है जो थोड़ा डाउन होते हैं, किसी चीज़ को फिर क्विट कर जाते हैं। या बहुत सी बार जो आंतरिक अभिप्रेरणा, कोई ऐसी चीज़, कोई ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर मेहनत करते हैं और कोई बढ़िया रिजल्ट निकाल के लाते हैं, तो वो भावात्मक क्रिया के अंतर्गत आ गई। जब भी कहीं हमारी औकात पे बात आती है तो दो तरीके होते हैं उसका इलाज के। या तो एक, अगर हम वहाँ लड़ सकते हैं तो सीधे लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। या फिर एक दिन आता है जब भी जिस व्यक्ति ने हमसे बात की होती है औकात की, फिर वो हमसे नज़र तक नहीं मिला पाता है, इतना बढ़िया काम कर जाते हैं, तो भावात्मक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। अभिप्रेरणा में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। चयनात्मक क्रिया का मतलब हम चाहे जो काम कर सकते हैं, खूब सारे हमारे पास हैं जो अवेलेबल है, लेकिन उनमें से हम किसी एक का चयन करके वो काम करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जाता है। जैसे आप जो अभी दूसरा कोई एक फनी वीडियो वगैरह भी देख सकते थे, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो काम कर रहे हैं वो चयनात्मक है और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा, आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के प्रकार। बहुत ज़्यादा बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम, हालांकि हम एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का मतलब मेरे पास जो अभी की जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब 2022 के एग्जाम के बाद की जो बुक है वो मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने क्वेश्चन काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 500 क्वेश्चन हर टॉपिक पर मिल जाएंगे आपको। तो सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से हम वहाँ देखने वाले हैं, और वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ जो देख रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रकार, यहाँ से मिलेंगे। अब अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं खास तौर से, कौन कौन से हैं? एक तो है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक है बाह्य, जिसको हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझना आपको। आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम है प्राकृतिक, जन्मजात, अनसीखी अभिप्रेरणा। तो प्राकृतिक का मतलब नेचुरली ये हर व्यक्ति में होती है, जन्मजात होती है मतलब सीखना नहीं पड़ता है, मतलब अनसीखी मतलब सीखने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनल, प्राइमरी या अनलर्नड मोटिवेशन, किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से हम करते हैं, जिसको करने से हमें सुख और संतोष की अनुभूति होती है, वो है जो क्या कहलाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। और इसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, देखो, वह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती हैं, इसकी पूर्ति अनिवार्य व आवश्यक है। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। तो वुडवर्थ का नाम भी आ गया तो थोड़ा देख लेना। मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। यह अपने आप में एक अंत होती है, जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र परित्याग, काम, मातृत्व, बचाव, प्रभुत्व, प्रयास, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम है, अनुकरण है, खेल है, सफलता की इच्छा है, नेतृत्व है। सारे शब्द हैं जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और अपने आप में भी आपने ये चीज़ें महसूस की होगी कि इनसे आप प्रेरित होकर कोई ना कोई काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो ये सब है जो आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण थे। बहुत अच्छे से एक एक शब्द को आपको जो बहुत अच्छे से समझना है। ये 3 शब्द तो शुरू वाले तो वेरी मोस्ट कह सकते हैं। ये बहुत जब भी एक से एक कोई क्वेश्चन आता है ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें ये 3 आते हैं ज़्यादातर में और एक अलग आता है, तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है जिसको हम द्वितीय कह सकते हैं, या बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। हालांकि नकारात्मक नाम दे दिया है, चलो, बाकी नकारात्मक होती नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब हर जगह नकारात्मक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जब किसी क्रिया या कार्य को हम बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं या प्रेरित होकर करते हैं, जैसे प्रशंसा है, पुरस्कार है, दंड है, प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, परिणामों की जानकारी है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, या श्रव्य दृश्य सामग्री है जो हमें बाह्य रूप से मोटिवेट करती है, लक्ष्य, आदर्श या उद्देश्य प्रदान करना है, मूल्यांकन है, अध्यापक छात्र संबंध है, ये सब है जो अंतिम रूप से बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। जैसे हमें इनाम चाहिए, अब हम इनाम के लिए कोई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें जो मोटिवेशन है वो बाह्य मोटिवेशन है, मतलब सेकेंडरी या एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है। अब जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हमें सजा मिलती है, तो ये भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा।
क्रेच और क्रेचफील्ड ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अलग रूप में किया है, न्यूनता अभिप्रेरक और अधिकता अभिप्रेरक। इसमें संतोष और उत्साह होता है अधिकता में, न्यूनता में अभाव और कमियों को दूर करने में सहायक होते हैं न्यूनता अभिप्रेरक। ये कौन है विद्वान जिन्होंने ये माना है? क्रेच और क्रेचफील्ड ने। अब अभिप्रेरणा के तत्व की बात कर रहे हैं। कुल अभिप्रेरणा के 4 तत्व हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इस कारण से यहाँ पर जैसे केवल आवश्यकता शब्द लिखा हुआ है। इसके अलावा हम चालक की बात करेंगे, अंतर्नोद की बात करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें एक हम शामिल करेंगे उद्दीपन के बारे में भी हम बात करेंगे, प्रेरक के बारे में बात करेंगे, इनकी परिभाषाएं वगैरह चारों ही। तो एक तो आवश्यकता हो गया है, दूसरे नंबर का हो गया चालक, और जिसको प्रणोद या अंतर्नोद भी कह सकते हैं। प्रणोद शब्द भी आता है इसी के लिए, अंतर्नोद शब्द भी आता है। एक है उद्दीपन और एक है प्रेरक, मतलब कि 4 तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी ये प्रेरणा के तत्व कितने हैं? 4 हैं। चारों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलो सबसे पहले आवश्यकता की बात करते हैं। शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था है वो आवश्यकता कहलाती है। कुछ को लग रहा होगा कि अति है जो आवश्यकता कैसे है, तो अति है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो शरीर में किसी चीज की कमी या अति की अवस्था है वो क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। आवश्यकता के 2 वर्ग हैं, जैसे शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में जो पानी, काम, भोजन, निद्रा, मलमूत्र आदि, ये है जो शारीरिक या जैविक में शामिल रहेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, जो उससे भी और ज्यादा महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसमें है सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्नेह, आत्म पहचान, आत्मसम्मान, साथी बनाना, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता। ये सारी चीजें हैं वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अंतर्गत आएगी। सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। जैसे हम सुरक्षा चाहते हैं, आत्मविश्वास हमारा जो ज़्यादा रहे, हमें बहुत अलग प्रकार की उपलब्धियां मिले, जैसे कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें हमारी बढ़िया रैंक आए, या जो भी है हमारे अपने हैं उनसे हमें स्नेह मिले। आत्म पहचान, मतलब आप भी 5 लोगों में जाओ तो आपको लोग पहचान पाएं किसी अच्छे काम के लिए, जो भी है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह है, ये सब सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के अंतर्गत शामिल होगी। कुछ को चक्रीय आवश्यकता के अंतर्गत रखा गया है। चक्रीय आवश्यकता का मतलब हो गया जैसे आवश्यकता पूरी हो गई, कुछ समय बाद वो आवश्यकता वापस महसूस होगी, कुछ समय बाद वापस महसूस होगी, कुछ समय बाद वापस, यानी कि उसकी पूर्ति होगी, उसके बाद भी वो है जो वापस से आवश्यकता के अंतर्गत आ जाएगी। तो भोजन, पानी और काम, ये चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आ जाएगी। सबसे कम जरूरी आवश्यकता है वो काम है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ये मैस्लो ने दिया था 1954 में। अब यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ, ये मोस्ट हो जाएगा। देखो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो मैस्लो ने दिया था, 1954 में दिया था, ऐसे आपको याद रखना है। या फिर सुमेलित वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, उसमें अलग अलग 4 सिद्धांतों के नाम आएंगे, उसमें एक आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है तो उसके सामने आपको नाम देखना है मैस्लो का। उन्होंने 5 आवश्यकताएं मानी है। आत्मबल का सिद्धांत, श्रेष्ठ में आत्मसिद्धि प्रथम व क्रम में प्रथम शारीरिक आती है। आवश्यकता पदानुक्रम क्या है जो देख लेते हैं। ये है आवश्यकता पदानुक्रम वाला, जिसमें 5 जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं उनको दर्शाया गया है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता पहले नंबर पे, वह व्यक्ति जो बन सकता है तो बनना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। दूसरा है सम्मान पाने और देने की आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकताएं, प्रेम स्नेह हो गया। सुरक्षा की आवश्यकता है, जीवन बीमा, शेयर निवेश वगैरह। सुरक्षा की आवश्यकता ऐसे हो गया जैसे आप गवर्नमेंट जॉब भी लगना चाहते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है, जो आपके दिमाग में जो काम कर रहा है वो डिजायर सबसे बड़ा ही है, क्योंकि वहाँ सुरक्षा है, नौकरी की सुरक्षा है। मतलब शारीरिक आवश्यकता, जल पानी वगैरह और जो भी चीजें हैं वो फिजिकल नीड के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 5 आवश्यकताओं वाला आत्मबल का सिद्धांत है, इसकी बात कर रहे हैं हम आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत की, मैस्लो के द्वारा ये दिया गया था। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न में इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सी शामिल है आवश्यकता या कौन सी नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। न्यूनता अभिप्रेरक को मैस्लो ने डी अभिप्रेरक, मतलब कि कमजोर प्रेरणा को कमजोर करने वाला, न्यूनता अभिप्रेरक को मैस्लो ने डी अभिप्रेरक कहा है। इस तरह की अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में न्यून या हीन अवस्थाओं, भूख, ठंडक, असुरक्षा आदि के उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वर्धन अभिप्रेरक से तात्पर्य उन अभिप्रेरकों से होता है जो व्यक्ति को अपने अंतः शक्ति या अंतः क्षमताओं की पहचान कर उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अतः यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है।
इसे मैस्लो ने मेटा आवश्यकता या सत्व अभिप्रेरक बीइंग और बी मोटिव्स कहा है। बी अभिप्रेरक की उत्पत्ति तब होती है जब उसमें डी अभिप्रेरक की संतुष्टि हो जाती है। मतलब जैसे आपको भूख लग रही है, अब आपने खाना खा लिया है, आपकी भूख मिट चुकी है, तो इसके बाद आपके मन के अंतर्गत है जो प्रेरक आएगा अगर, तो वो होगा बी अभिप्रेरक। और वो क्या काम करेगा, तो आपकी जो अंतः शक्तियां अंतः क्षमताएं हैं उनको विकसित करने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है, मैस्लो ने मेटा आवश्यकताओं को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तथा अधिकतम वर्धन विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। मेटा आवश्यकता मतलब जैसे एक तो हो गया डी मोटिवेशन और एक हो गया बी मोटिवेशन। तो बी मोटिवेशन है वही मेटा आवश्यकताओं को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और अधिकतम वर्धन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होने से व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ सकता है। ऐसे मान सकते हैं जैसे व्यक्ति के पास काम नहीं है, कोई एक जगह बंद है, इस तरह की स्थिति में अगर आता है तो व्यक्ति है जो मानसिक रूप से कमजोर बीमार हो सकता है। मैस्लो ने मेटा आवश्यकता में 18 तरह की आवश्यकताओं को शामिल किया है। ये हमें बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। क्या क्या है जो देखते हैं। सत्य है मतलब ट्रूथ है, सच्चाई अच्छाई है गुडनेस, ब्यूटी है सुंदरता, यूनिटी है पूर्णता, द्विभाजन उत्कर्ष है, डिकोटोमी ट्रांसलेशन सजीवता है, लाइवलीनेस द्वितीयकता है, यूनिकनेस कह सकते हैं हम, जिसमें एकदम से व्यक्ति हैं जो यूनिक मतलब दूसरों से बहुत अलग है। पूर्णता है, पूर्णता में प्रोटेक्शन शब्द है। अनिवार्यता मतलब नेसेसिटी है। संपूर्ण यानी कि कंप्लीशन, पूर्णता मतलब न्याय जस्टिस, क्रम ऑर्डर, सरलता सिंप्लिसिटी, विस्तृतता कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रयासशीलता है यानी एफर्टफुलनेस, और विनोदशीलता है प्लेफुलनेस जिसको हम कह सकते हैं, आत्म पर्याप्तता है सेल्फ सफिशिएंसी, तथा अर्थपूर्णता मीनिंगफुलनेस। ये 18 चीजें, एक बार मैं अब केवल हिंदी में बोल देता हूँ ठीक रहेगा। मैं जो साथ का साथ ये, क्योंकि बहुत सी बार अंग्रेजी में भी आ जाता है सब, तो थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। सच्चाई अच्छाई सुंदरता पूर्णता, द्विभाजन उत्कर्ष, सजीवता अद्वितीयता, पूर्णता अनिवार्यता, संपूर्णता, न्याय क्रम, सरलता, विस्तृतता, प्रयासशीलता, विनोदशीलता मतलब हंसी मजाक करना, आत्म पर्याप्तता तथा अर्थपूर्णता। ये 18 तरह की आवश्यकताएं हैं जो उन्होंने मेटा आवश्यकता के अंतर्गत रखी हैं। मेटा आवश्यकता के अंतर्गत रखी है मतलब भूख प्यास के बाद इनका काम शुरू होता है ये सारी चीजों का। अब आगे बात करेंगे हम। प्रत्येक मेटा आवश्यकता से संबंधित कुछ मेटा रोग भी होते हैं। जैसे सच्चाई जैसे मेटा आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होने पर व्यक्ति में विश्वासहीनता, शक तथा कटुता पैदा होती है, साइनिज्म जिसको कहा जाता है। तो बहुत सी जगह हमारे साथ भी इस तरह का बर्ताव होता है, या बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जहाँ पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा होता है, तो फिर हम उस चीज के प्रति है जो मतलब अविश्वस्त हो जाते हैं या शक की नजर से उसको देखते हैं। आत्मसिद्धि व्यक्तित्व। मैस्लो स्वस्थ व्यक्तित्व की अवधारणा पर आधारित ऐसे व्यक्तियों का प्रतिक्षण वास्तविक होता है, सरल स्वाभाविक सहज समस्या केंद्रित व्यवहार अंतर शक्तियों से युक्त होते हैं। उनको हम आत्मसिद्ध व्यक्तित्व कह सकते हैं। कैसे होंगे? सरल होंगे, स्वाभाविक होंगे, रियलनेस रहेगी उनमें, सहज होंगे, बहुत आराम से बात करेंगे जो भी, और कोई भी समस्या है तो उससे केंद्रित व्यवहार करेंगे, मतलब समस्या पे फोकस करके भाई इसका ये समाधान हो सकता है। अंतर शक्तियों से भी युक्त होते हैं। मैस्लो ने 59 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 3 नए तत्व हैं उनको भी शामिल किया था। हम 5 तत्व देख चुके हैं, अब 3 नए जो तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तेजना आवश्यकता, एकीकरण या समग्र आवश्यकता और आध्यात्मिक आवश्यकता ये हैं जो शामिल रहती है। उत्तेजना आवश्यकता में अन्वेषण कार्य है, यौन संबंध, उद्यमिता व जांच पड़ताल ये शामिल होंगे निश्चित रूप से। ये शारीरिक आवश्यकता के बाद व सामाजिक आवश्यकता से पूर्व आती हैं, बीच की स्थिति कह सकते हैं जिसको हम उत्तेजना अवस्था। एकीकरण समग्र आवश्यकता वूल नीड्स, यह प्रतिष्ठा सम्मान आवश्यकता की पूर्ति के बाद का आत्मसिद्धि आवश्यकता से पूर्व आती है। इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी एकीकृत व सुसंगत छवि बने, जिसके सभी से मन मुटाव समाप्त हो जाए तथा निष्पक्ष और अच्छे व्यवहार की स्थिति आ जाए, उसको हम एकीकरण या समग्र आवश्यकता या वूल नीड्स के अंतर्गत शामिल करेंगे। और तीसरे नंबर पर उन्होंने मानी है आध्यात्मिक आवश्यकता मेटा नीड्स। ये आत्मसिद्धि के बाद आती हैं, ये व्यक्ति को वृद्धि लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। इस अभिप्रेरणा की मैस्लो ने बी मोटिवेशन अभी देख चुके हैं हम। ये सत्य न्याय सौंदर्य कल्पना परमार्थ से जुड़ी हुई। तो परमार्थ का मतलब जब भी आदमी खुद है जो तृप्त होगा तभी तो वो दूसरों के लिए प्रयास करेगा, काम करेगा।
इस आवश्यकता की पूर्ति आत्मसिद्धि के बाद ना हो तो व्यक्ति मेस्लो के अनुसार आध्यात्मिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। इससे अवसाद, विलगाव, अरुचि, निराशा तथा संसार कुछ होता है या नहीं जैसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपने देखा भी होगा, लोग बाग जो जैसे दान वगैरह करते हैं या बहुत सी जगह जो परमार्थ का काम करते हैं, वो सब है जो वो आत्मसिद्धि के अंतर्गत ही आता है। आपने देखा होगा दुनिया के सबसे बड़े जो टॉप 10 बिजनेसमैन है उनमें अभी मतलब जितने भी बिजनेसमैन मान लो, उनमें सबसे टॉप 10 को अगर मानेंगे ना आप, तो जैसे अभी एक महामारी आई थी, कोरोना वाली महामारी, तो उसमें आपने देखा होगा कि अखबार वगैरह में न्यूज़ भी आती थी कि वो फला व्यक्ति है, उसने ये चीज़ें हैं जो वहाँ उपलब्ध करवाई हैं, उसने इतने करोड़ रुपए यहाँ डोनेट किए हैं, या उनका ये ट्रस्ट है वो ये काम कर रहा है गरीबों के लिए। अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा, रतन टाटा सर का नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा है जो ये काम करते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती है, ऐसे समझना आपको। आगे हैं चालक, ड्राइव, प्रणोद या अंतर्नोद। हम 4 कुल की बात कर रहे थे, उसमें एक हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो कौन सा था? आवश्यकता वाला। अब आवश्यकता वाले जो मतलब कुल 4 तत्वों में से आवश्यकता वाला तत्व है, उसको अगर हम वापस से रिवाइज करें कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो देखी थी, तो कहीं ना कहीं आवश्यकता के अंतर्गत है जो हमने बहुत सारी हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें जैसे शारीरिक हैं या सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर मेस्लो ने जो इसके ऊपर डिटेल में बात की थी आवश्यकता वाले टॉपिक में, वैसे जो जैविक हैं और सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो दो तो मेन प्रकार ही हैं। जैविक में जैसे भूख प्यास वगैरह हो गई, सामाजिक में जैसे प्यार मतलब स्नेह है, प्यार वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं, या सुरक्षा, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, या दोस्त वगैरह बनाना है, जो भी है उपलब्धियां प्राप्त करना, ये चीज़ें हमने देखी थी। अब इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आवश्यकता वाले तत्व में मेस्लो ही मेस्लो है और जगह जिंदाबाद है। सबसे पहले 1954 में उन्होंने 5 तत्व बताए थे, उसके बाद उन्होंने 1959 में 3 और ऐड कर दिए, कुल मिलाकर 8 हैं जो उसके कुल तत्व हो गए। और उनकी पूरी डिटेल आपको आवश्यकता वाले तत्व में याद रखनी है बहुत अच्छे से, और बहुत इजी में आप समझ भी सकते हैं। जैसे इनके नाम आए हैं सारे के सारे, पूरा एक तो डायग्राम ही देखा था हमने, जिसमें सबसे पहले आत्मसिद्धि है, उसके बाद सम्मान पाना देना है, सामाजिक आवश्यकताएं, सुरक्षा है, शारीरिक आवश्यकताएं वगैरह हैं, वो सारी शामिल हैं। तो मेस्लो को बहुत अच्छे से इसमें आवश्यकता वाले टॉपिक में देखना है। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं जहां पर है चालक, प्रणोद या अंतर्नोद। चालक को ड्राइव भी कह सकते हैं, प्रणोद या अंतर्नोद, या इसके उपनाम ही हो गए। अब इसमें हमें बात करनी है, जैसे पीटी यंग का नाम भी यहाँ पर है। पीटी यंग ने मोटिवेशन एंड इमोशन है, वहाँ पर खूब सारे 6 संदर्भ अर्थ दिए हैं इसके, इसी संदर्भ में, तो वो देखेंगे हम। और इसके बाद उद्दीपन और प्रेरक हैं, वो आगे बात करते हैं। चलो, तो चालक शरीर की आंतरिक क्रिया दशा है। आंतरिक क्रिया दशा ये ध्यान रखना है, जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे भूख प्यास। भूख प्यास क्या है? आंतरिक क्रिया दशा है। पीटी यंग ने अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड इमोशन, अब यहाँ पर ये थोड़ा कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं उस हिसाब से बात कर लेते हैं। पीटी यंग है, उनकी किताब है, नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन, याद रखना, मोटिवेशन एंड इमोशन में ड्राइव कॉन्सेप्ट के संदर्भ में 6 अर्थों की सूची दी है। ये 6 अर्थ क्या क्या है जो देखते हैं। ड्राइव शक्ति है जो कि शरीर को गति प्रदान करती है। ये आंतरिक उद्दीपन है जो शरीर को गति प्रदान करता है। आंतरिक उत्तक परिस्थिति है जो शक्ति प्रदान करती है और अंततः क्रिया घटित होती है। यह सामान्य क्रिया है, यह व्यवहारात्मक प्रवृत्ति है, यह प्राणी की विशिष्ट लक्ष्य निर्दिष्ट क्रिया है। ये हम विशेषता में पढ़ के आ रहे हैं, मोटिवेशन में सारी विशेषताओं में यही चीजें हमने देखी थी और वही वापस से यहाँ पर रिपीट है। और बहुत सी बार हमें लगता है, जैसे हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी घटना घटती है तो हमें लगता है कि ये बहुत अलग लगता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सामान्य क्रिया है, मतलब बहुत सहज भाव से या सामान्य क्रिया के अंतर्गत उसको हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट है सेफर व अन्य, क्या कह रहे हैं? चालक एक सुदृढ़ अचल उत्तेजक है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। ये बात की थी सेफर और अन्य ने। तो दो परिवार, एक तरीके से 2 विद्वानों ने इसके ऊपर बात की है, जिनमें पहले हैं पीटी यंग, उन्होंने 6 इसके अर्थ बताए हैं, और शेफर व अन्य है जो इसको एक अचल उत्तेजक मानते हैं जो प्राणी को क्रियाशील बनाता है। तीसरा तत्व है वो है उद्दीपन, जिसको हम इंसेंटिव या प्रोत्साहन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है? जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपन या प्रोत्साहन कहा जाता है।
पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव में क्या आएगा, प्रशंसा है, पुरस्कार हैं, ये हैं जो सकारात्मक उद्दीपन या सकारात्मक प्रोत्साहन कहलाएंगे। नकारात्मक हैं जैसे दुख पहुंचाना या फिर सजा देना, ये हैं जो नकारात्मक प्रोत्साहन के अंतर्गत आएंगे, नकारात्मक उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। जैसे भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन या प्रोत्साहन होगा। जैसे भूख क्या है, चालक है, अब इसके लिए उद्दीपन क्या है, भोजन, मतलब वो भोजन को देखते ही फिर मतलब उसकी तरफ बढ़ जाएगा व्यक्ति, इस तरह से वो उसके लिए प्रोत्साहन या उद्दीपन हो गया। बोरिंग क्या बात करते हैं इसके बारे में, एक स्थिति या क्रिया जो व्यवहार को उद्दीपन करती हैं या कायम रखती हैं या निर्देशित करती हैं, वो क्या कहलाएगी, उद्दीपन या प्रोत्साहन की अवस्था कहलाएगी। आवश्यकता चालक व उद्दीपन का संबंध क्या है। आवश्यकता चालक प्राणी में आंतरिक तनाव, प्रोत्साहन, लक्ष्य प्राप्ति या संतुष्टि, ये इसको आप मतलब वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत शामिल रखेंगे। यहाँ से बहुत सी बार है जो एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी, इसका क्रम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद ड्राइव, और उसके बाद जो हासिल करना मतलब इंसेंटिव। तो इस तरह से ये जो क्रम है आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहले नंबर पे आवश्यकता, दूसरे नंबर पे है जो ड्राइव या चालक, और तीसरे नंबर पे, या तीसरे नंबर पे कह दिया मैंने, तीसरे नंबर पे इसको नहीं रखेंगे। प्राणी में आंतरिक तनाव, टेंशन, मतलब वो काम करने की तरफ प्रवृत्त होगा, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर प्रोत्साहन 4 नंबर पर, और लास्ट में जो वो टारगेट अचीव कर लेता है, मतलब वो संतुष्ट हो जाता है, तो 5 आएगा। ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, इसको कोई ट्रिक बना के आप याद कर ही लेना। हिलगार्ड क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है, मतलब कि चालक की उत्पत्ति के पीछे काम करता है जो नीड है, वो चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है, और चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। इस तरह से हिलगार्ड ने इसकी परिभाषा दी है। इनको एक तरीके से, जैसे फर्स्ट आवश्यकता हो गया, चालक हो गया, फिर चालकों की प्रोत्साहन हो गया, लास्ट में संतुष्टि, ये 5 हैं, उसको एक परिभाषा में डाल दिया है। अभिप्रेरणा चक्र है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी आवश्यकता, नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आ गया चालक, फिर अभिप्रेरित व्यवहार करेगा, उसके बाद उसको मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और लक्ष्य प्राप्ति या संतुष्टि हो जाएगी। इस तरह से ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्लॉकवाइज इसको बना रखा है। सबसे पहले यहाँ से आवश्यकता से ये शुरू होगा। प्रेरक, मोटिव, तो यहाँ पर नीड है, ड्राइव है और इंसेंटिव, इस तरह से इसको मतलब फॉर्मूले में ढाल रखा है। तो प्रेरक इसका मोटिव, इसका प्रतिपादक कौन है, तो हिलगार्ड, और प्रयोग है जो सबसे पहले कौन करते हैं, वुडवर्थ ने निष्पत्ति, योग्यता व अभिप्रेरणा का योग कहा है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें आवश्यकता, चालक, तनाव, प्रोत्साहन सभी आ जाते हैं। क्या है वो, निष्पत्ति, योग्यता और अभिप्रेरणा का योग किसको कहा है, प्रेरक को। और प्रेरक को एक व्यापक शब्द माना है जिसमें आवश्यकता, चालक, तनाव, प्रोत्साहन वगैरह सब शामिल होते हैं, ये माना है वुडवर्थ ने। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रेरक और जो मोटिव है प्रेरक, इसके ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके प्रतिपादक हैं हिलगार्ड, ये आपको याद रखना, स्पेशल हो गई ये बात। अब प्रेरक हैं, इसकी भी परिभाषाएं दे रखी हैं 2-4, तो देख लेते हैं फटाफट से। मैकडूगल कह रहे हैं कि प्रेरक शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो हो गया एक तरीके से प्रेरक। और प्रेरक का थोड़ा सा हम थोड़ा बेक जाएं अगर, तो हम बात करें तो आपने 9th-10th में जो प्रेरक पढ़ा होगा, एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें प्रेरक होते हैं, और प्रेरक से या तो वो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी गति बढ़ेगी या फिर कम होगी, वो चीज ही यहाँ सेम लागू है। शेफर कह रहे हैं प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है, समायोजन द्वारा समाप्त होती है। वुडवर्थ कह रहे हैं प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। गेट्स कह रहे हैं कि प्रेरक प्राणी के भीतर वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। और मन का मानना है प्रेरक आंतरिक उत्तेजक अथवा सुधारक है। तो मन आंतरिक उत्तेजक अथवा सुधारक ऐसे मान लेना, प्रेरक को मानते हैं। मन कौन है, मन है जो एक साइकोलॉजिस्ट है, ऐसे याद रखना। मैस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण, अभिप्रेरणा में कहीं ना कहीं मैस्लो का नाम है जो हमने ज्यादा बड़े लेवल पर देखा है। मैस्लो ने काफी रिसर्च की है, काफी काम किया है, तो निश्चित रूप से उनका नाम आएगा बार बार, और बात करनी चाहिए हमें, बात कर लेते हैं फटाफट से। मैस्लो के अनुसार प्रेरक हैं, उनमें पहले नंबर पे उन्होंने दे रखा है, सबसे नंबर 1 है जो जन्मजात। इसके बाद दूसरे नंबर पे आगे हम बात करेंगे जिसमें अर्जित प्रेरक आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जन्मजात में क्या क्या चीजें हैं। भूख, हंगर,
केनन व वाशबर्न मानते हैं कि आमाशय में मांसपेशियों में संकुचन व शरीर में चीनी की मात्रा कम होने पर ये उत्पन्न होती है भूख जो प्रेरक हैं वो। केनन और वाशबर्न ऐसा मानते हैं कि हमें जैसे भूख लगती है तो उसका पता कैसे चलता है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो आमाशय की मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होता है, और हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी में, जिसको ग्लूकोज में कमी होना भी कह सकते हैं हम, तो वो जो पता चलाता है। भूख अभिप्रेरक का शारीरिक आधार लेटरल हाइपोथैलेमस व वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। यदि LH यानी कि लेटरल हाइपोथैलेमस को बिजली का झटका लगाए जाने की उत्तेजना से भूख ज्यादा लगेगी, जबकि वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करने पर पशु की भूख बंद हो जाती है। विशेष टिटेल बाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि लेटरल हाइपोथैलेमस में घाव होने भूख कम हो जाती है, जबकि VMH में घाव होने पर भूख बढ़ जाती है। बहुत सी बार आप खुद में भी आपने ये चीज़ महसूस की होगी। बहुत सी बार ऐसे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत सी बार ऐसे होता है कि आपको भूख ही नहीं लगती है, जबकि खाना खाए हुए बहुत समय हो गया होता है। तो उसके पीछे जो कारण होता है वो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस, ये दोनों जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भोजन के इंसुलिन व ग्लूकोन लिखा हुआ है भी भूख को प्रभावित करते हैं। इंसुलिन के निकलने से अत्यधिक भूख लगती है, जबकि ग्लूकागोन चीनी की मात्रा को बढ़ाता है। कोलेसिस्टोकिनन व लेप्टिन हार्मोन भूख में कमी करते हैं। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसमें अलग अलग प्रकार के खूब सारे हार्मोन हैं, और उनसे ये चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। न्यूरोपेप्टाइड भूख को बढ़ाता है। भूख प्रेरक व शारीरिक कारक, हार्मोन कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे थोड़ा वास्तव में रियलिटी में बात करनी चाहिए, ये यहाँ पर जो टॉपिक है ये आपको इस तरह से लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, मतलब कहानी क्या है, किससे रिलेटेड है। तो केवल आप एक शब्द ध्यान रखेंगे, एक तो ये हाइपोथैलेमस। अब कुछ को लगेगा हाइपोथैला है, जो कोई थैला होता होगा और शरीर में रहता होगा। हाइपोथैलेमस है जो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है। पहले के ज़माने में तो ऐसे कहा जाता था तीसरा नेत्र, जिसको शंकर भगवान का जैसे तीसरा नेत्र इस तरह से बात कही जाती है ना, वो जो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस ही है, उससे रिलेटेड ही है ये। और हाइपोथैलेमस में बहुत सी बार ये चीज़ है, उसके अलग अलग प्रकार दे रखे हैं। जैसे LH दे रखा है, मतलब लेटरल हो गया, और VM शब्द भी आया था जब भी हमने बात की थी, ये VMH है वो। अब यहाँ एक है वो घाव का मतलब कोई चोट वगैरह लग गई तो भूख कम होना और ज़्यादा होना, तो वो किससे प्रभावित होता है? हाइपोथैलेमस की स्थिति से। अगर वो स्वस्थ है, एकदम ठीक है, तो आपको समय भूख लगेगी, नहीं है तो फिर अलग स्थिति बन सकती है। और कुछ हार्मोन के नाम आए हैं, जैसे कुछ ये नाम सुने हैं, जैसे इंसुलिन है, शुगर की बीमारी होती है वो आपको समझ में आई गई कि ये चीनी की मात्रा बढ़ाता है। अगर इंसुलिन के निकलने से अधिक भूख लगती है, मतलब आपकी पाचन क्रियाएं दुरुस्त रहती हैं, ऐसी बात कही गई है। और लोग जब भी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो फिर शुगर से ग्रस्त हो जाते हैं और उसका पाचन हो नहीं पाता है। आगे एक जैसे ये इसका नाम आया है, भूख में कमी करने वाले दो नाम आए हैं, कोलेसिस्टोकिनन और लेप्टिन। और भूख को बढ़ाने में एक नाम आया है न्यूरोपेप्टाइड। बस इतनी बात है, इनको देख लेना। थर्स्ट, प्यास, डबल डिप्लेशन सिद्धांत, एपस्टीन। प्यास का सिद्धांत जिसके अनुसार प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है। एक तो हो गया जैसे बॉडी में जो पानी कम हो गया, यानी पानी की कमी, और एक है रक्त की मात्रा में कमी हो जाना, जिसको हाइपोवोलेमिया कहा जाता है। हाइथैलेमिया नहीं है, मतलब हाइपोवोलेमिया है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो कारक है उसमें है काम या सेक्स। सबसे कम आवश्यक प्रेरक है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जानबूझ के पूछा जा सकता है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी है वो बहुत इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रेरक हैं उनमें सबसे कम आवश्यक प्रेरक कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना काम। इसका अध्ययन फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने खूब रिसर्च की है इसके ऊपर। काम प्रेरक विशेष, यौन अभिप्रेरक में हाइपोथैलेमस भूमिका निभाता है। ऐसे बहुत सी बार आपने जो ये बात सुनी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा चटपटा या इस तरह की चीज़ें हैं जो खाने से ये टेक्निकल समस्या तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपने ऐसी देखी होगी जिनमें ये चीज़ें जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कुछ कम्युनिटी जो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डेवलप हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा उपलब्धियां उनके पास हैं, ऐसे लोग हैं, तो वो कुछ चीज़ों को बे नहीं रखते हैं जो हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती हैं। एजुकेशन मतलब अपनी लाइफ में उन चीज़ों को थोड़ा रोक के चलते हैं।
हाइपोथैलेमस के घाव होने पर कम तथा उत्तेजित करने या बिजली का करंट लगने पर यौन हार्मोन बढ़ जाता है। विलियम मास्टर्स व वर्जीनिया जॉनसन ने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उत्पन्न किया था, मतलब काम रिसर्च करने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम है ये, तो ये ध्यान रख लेना आपको। और हाइपोथैलेमस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नींद, स्लीप। नींद प्रेरक में भी दो है, जैसे एक तो तीव्र आंख गतिक नींद, स्वप्न, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहा जा सकता है, और एक होती है अतीव्र आंख गतिक नींद, गहरी नींद, जिसको हम नॉन रेन स्लीप कह सकते हैं। या रेन RAIN वाला नहीं है, REN वाला है। केवल जो एक मतलब दो प्रकार हो गए। तीव्र आंख गतिक मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कम गहरी नींद, या अपनी लोकल भाषा में अगर हम कहें ऐसे तो फटाफट से जब भी नींद खुल जाए किसी ने आवाज लगाई, और या फिर हो गया गहरी नींद। और गहरी नींद है संवेदना नहीं होती है उस समय, श्वसन क्रिया है वो कम हो जाती है, हृदय गति और रक्तचाप है वो भी कम हो जाता है। तो 4 की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है मलमूत्र त्याग प्रेरक। सिगमंड फ्राइड ने मलमूत्र त्याग प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। अब लाइन तो मजाक लग रही होगी, लेकिन कभी एग्जाम में इस तरह से आ गया कि सिगमंड फ्राइड हैं, उन्होंने कौन से प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में महत्वपूर्ण माना है, और उस समय हमारा 1% भी ध्यान नहीं जाएगा इस बात पर। तो कभी कभी इस तरह की चीजों को स्पेशली दिमाग में रखना है कि मतलब बहुत ज्यादा अलग तरीके से इस पर बात की है उन्होंने, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हमने 5 कुल जन्मजात प्रेरक देखे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमने बात की थी किसके बारे में, भूख के बारे में। भूख है जो जन्मजात प्रेरक है उसमें नंबर 1 है। नंबर 2 पे हमने बात की थी किसके बारे में, प्यास के बारे में, प्यास है वो 3 नंबर पे हमने बात की थी काम, काम शास्त्र वाला काम। फिर चौथे नंबर पे हमने अभी बात की थी नींद पर, नींद के दोनों प्रकार भी देखे थे, एक स्वप्न वाली एक गहरी नींद, और एक ये 5वां अभी जो बात की थी हमने यहाँ लिखा हुआ ही है, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मलमूत्र त्याग प्रेरक, जिसको आचरण निर्माण में किसने महत्वपूर्ण माना है, सिगमंड फ्राइड ने। और काम वाला जो टॉपिक है इस पर भी सबसे ज्यादा रिसर्च अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो सिगमंड फ्राइड का नाम ही आएगा, ध्यान रखें। अब हम आगे बात कर रहे हैं अर्जित प्रेरक के बारे में। एक्वायर्ड मोटिव क्या क्या है, तो सबसे पहले है उपलब्धि अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिव। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के प्रतिपादक हैं मैकलीलैंड व एटकिंसन। 1961 में इन्होंने ये सिद्धांत जो दिया था, सिद्धांत नहीं कह सकते, उपलब्धि अभिप्रेरक शब्द दिया था, और इस पर रिसर्च वगैरह जो भी हैं वो पब्लिश करवाई थी। अर्थ है चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा उपलब्धि अभिप्रेरक है। एक बार वापस देखते हैं, चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में, थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण होगा कठिन होगा तभी तो उसको पूरा करने पर ज्यादा संतुष्टि मिलेगी आपको। संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा उपलब्धि अभिप्रेरक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है जो देखते हैं। यह प्रेरक श्रेष्ठता की खोज पर बल देता है, मतलब श्रेष्ठ की तरफ बढ़ने की बात करता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है, सफलता की संभावना अधिक हो ऐसा काम आदमी करेगा, इस पर स्वतंत्र वातावरण परिवेश का प्रभाव पड़ता है। उच्च उपलब्धि प्रेरित बालक या व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं वो भी देख लेते हैं। आकांक्षा का स्तर ऊंचा, देखो उच्च उपलब्धि प्रेरित बालक का मतलब यहाँ थोड़ी ऐसे बात कर लेते हैं, पर्सनल लाइफ को इसे जोड़ते हैं। आपको भी उच्च उपलब्धि प्रेरित बालक या व्यक्ति में बदल जाना चाहिए, अपने आप को बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी विशेषताएं अगर किसी में है तो एग्जाम कोई सा भी हो वो स्टूडेंट है जो आराम से उसको क्रैक कर जाएगा, बढ़िया काम कर जाएगा। देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। आकांक्षा का स्तर उच्चतर होता है, मतलब वो थोड़ा हायर लेवल पे सोचता है। जोखिम उठाने का स्तर होता है, रिस्क, आपने डायलॉग भी फेमस है, आपने सोशल मीडिया वगैरह देखा होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो वो उच्च उपलब्धि प्रेरक बालकों के लिए होती है बात। सफलता के लिए अधिक चिंतित होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, साधारण कठिनाई वाले कार्य करते हैं, साधारणतः कठिनाई वाले कार्य करते हैं, जैसे पढ़ना है, अब पढ़ना है जो क्या है बहुत आसान काम तो नहीं है, बहुत आसान काम होता तो कब की हमारी लिटरेसी रेट है वो 100% हो जाती, बहुत सारी चीजें बदल जाती, और कार्य में अधिक निरंतरता पाई जाती है। जो सफलता का सबसे बड़ा एक सीक्रेट कहा जा सकता है, कंसिस्टेंसी, और वो इनमें पाई जाती है। कार्य उन्मुखता, अधिक प्रभावशीलता दर्शाते हैं, मतलब इफेक्टिव रूप में काम करते हैं, दूसरों से आगे निकलने में श्रेष्ठता की इच्छा रखते हैं, टेस्ट में भी ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे, या इस तरह से जो भी है एग्जाम में ज्यादा नंबर लाएंगे, या और भी जो भी काम वो करते हैं उसमें आगे निकलने की इच्छा रहेगी। सफलता पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए निरंतर सुधार करते हैं। तो उच्च उपलब्धि प्रेरित
प्रेरित बालक हैं उसकी विशेषताएं हमने देखी थी यहाँ पर। और ये जो 6 विशेषताएं हैं ये व्यक्ति में होनी चाहिए अगर अपने आप को उच्च उपलब्धि प्रेरित रखना है तो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलीव और लेविस, वो क्या बात करते हैं इसके बारे में जो थोड़ा सा देखते हैं। किसी चीज को अपने से करने, मतलब खुद से, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने व उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि प्रेरक कहा जाता है। ये परिभाषा देते हैं रिली व लेविस। क्या क्या बातें आई हैं? खुद से वो काम करने का विचार रहता है, अच्छे से अच्छे ढंग से, मतलब बढ़िया से बढ़िया तरीके। जैसे अभी आपने ये वीडियो जो भी शुरू किया था, वैसे मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ भाई, हम काम कर रहे हैं इस पर तो कभी उदाहरण इस तरह से बनना चाहिए। मैंने ये बात कही थी कि YouTube पर अवेलेबल मोटिवेशन में सबसे बढ़िया कंटेंट वाला वीडियो होने वाला है ये। तो ये हो गई बात एक तरीके से अच्छे ढंग से वो काम करने, उसमें विशिष्टता दिखाने की। जैसे आपने पीपीटी देखी होगी तो ऐसी पीपीटी और किसी भी वीडियो में आप नहीं देखेंगे। इससे क्या होता है, ये है जो आपकी आंखों के लिए कंफर्टेबल होती है। आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर मनोविज्ञान को समझना है, डिटेल में समझना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तभी भेजे में बैठती हैं जब हमारा मन लगा रहे, हमारा दिमाग है जो वहाँ पर कंसंट्रेशन कर पाए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन भी हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम है जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन है जो हम मतलब कहीं ना कहीं मोबाइल या लैपटॉप या जो भी हैं वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आई के लिए कंफर्टेबल है। तो एक तरीके से ये विशिष्टता हो गई। स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं तो देखिए। आप भी अपने आप को आसपास में और चीजें हैं उनको छोड़ के देख सकते हैं। जैसे घर का वातावरण, माता पिता का व्यवहार। बहुत सी बार आपने ये चीज सुनी होगी कि माता पिता जिस परिवार में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उस परिवार के जो बच्चे हैं उनका कैरियर कहीं ना कहीं डाउन होता है, या वो उपलब्धि अभिप्रेरक के अंतर्गत ही आएंगे नहीं, वो गुंडागर्दी वगैरह में उसमें चले जाएंगे। निर्देशन और स्वतंत्रता, किस लेवल पर उन्हें फ्री रखा जाता है, सपोर्ट किया जाता है, किस तरह से उनको गाइड किया जाता है, वो चीज। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी। शिक्षक का प्रभाव, जैसे मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये प्रभाव है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में बदली थी। समूह है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सब है जो भी प्रभावित करती हैं। ये अगर अच्छी होगी तो चीज़ें हैं जो उपलब्धि प्रेरक की तरफ बढ़ेगी। समाज में क्या क्या जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, समाज एजुकेटेड है नहीं है, साहित्य किस तरह का साहित्य जो समाज पढ़ता है, और जो सोच है वो कैसी है, भाग्यवादी सोच है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा, जैसे गाँव में तो लोग बाग ऐसे कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई को इतना मजाक में लेते हैं कि आज का आज कलेक्टर बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भाग्यवादी सोच के अंतर्गत आती हैं कि भाई किस्मत में होगा तो लग जाएगा, इस तरह की बातें हैं, वो भी उपलब्धि प्रेरणा को प्रभावित करती हैं। उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक की भूमिका जो आपके लिए सबसे मोस्ट है। जब भी आप टीचर बन जाएंगे तो वहां पर ये चीजें जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है, और आप इसको किसी टीचर के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाना, प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाने का मतलब क्या समझेंगे आप जिस परिवेश में हैं, जहाँ स्कूल में या जो भी कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में काम करता हुआ मिलेगा आपको। उच्च उपलब्धि व महापुरुषों की गाथा बताना, अन्य जो भी जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है उनके बारे में बातचीत करना। उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपना, मतलब ऐसा काम जो जिम्मेदारी का काम हो, वो काम जैसे आपको कहा गया कि ये है जो बढ़िया राइटिंग में आप लिख के लाएंगे ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी हम जो यहाँ से लाभान्वित कर सकें, तो वो हो गया उत्तरदायित्वपूर्ण काम। जब भी ये काम आप करेंगे तो फिर एक शब्द भी आप गलत नहीं लिखना चाहेंगे, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप है जो उपलब्धि प्रेरणा से प्रेरित हैं। प्रतिबद्धता का विकास करना, कोई भी काम है उसके प्रति प्रतिबद्ध आप रहेंगे। अनुशासन व आत्म मूल्यांकन की योग्यता का विकास। अनुशासन आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जब भी अनुशासनहीनता होती है तो एक्शन लेना और वो चीजें। आत्म मूल्यांकन की योग्यता, ये जिस व्यक्ति ने सीख लिया है जिंदगी में और कोई समस्या उसकी आएगी नहीं। खुद से खुद का मूल्यांकन करना, कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और उस गलती को सुधार करने का प्रयास करना, किसी से मदद लेनी है तो मदद लेने का प्रयास करना। अभिप्रेरणा का प्रयोग, कोई भी जैसे हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो वहाँ मोटिवेशन का उपयोग करना चाहिए, वो उपलब्धि प्रेरक के विकास में ये एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बालकों को मोटिवेट करके और वो जो उपलब्धि प्रेरक की तरफ बढ़ा सकता है।
अब हम बात कर रहे हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण की। तो दो परीक्षण है जिसमें प्रचलित हैं, जिसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जिसको टीएटी परीक्षण कहा जाता है, एक है CIE। तो दोनों के बारे में, जैसे टीएटी का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। टीएटी को हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं। लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, चलो हिंदी में लिखते हैं, थीमेटिक एक शब्द हिंदी में, एक शब्द अंग्रेजी में, लेकिन ठीक है, आपको कुल मिला के फुल फॉर्म वैसे आती नहीं है, एग्जाम में आएगी तो आपको ध्यान आनी चाहिए। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और एक है CIE। ये उपलब्धि परीक्षण है वो डॉक्टर NK दत्त और KG रस्तोगी के द्वारा बनाया गया था, और अपने इंडिया का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड थे ये। इस कारण से उन्होंने नाम इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से रख दिया उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कौन है, ये प्रश्न आ सकता है। एटकिंसन व ब्रिक। यानी आपको एक नाम यहाँ पर पक्का याद रखना है, वो क्या है, एटकिंसन व ब्रिक। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही करना है, एटकिंसन व ब्रिक वाला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसमें इन्होंने 3 भाग बताए हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे हमारे सामने है सफलता प्राप्त करने का अभिप्रेरक है, ये बता रखा है। एक है जो असफलता से दूर रहने का अभिप्रेरक है, और इसके अलावा एक हम जो उपलब्धि अभिप्रेरक का सूत्र है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है, उसको देखते हैं। सफलता प्राप्त करने का प्रेरक TS, MS, PS, IS। TS का मतलब होता है सफलता प्राप्त करने की प्रवृत्ति। MS का मतलब होता है उपलब्धि प्राप्ति के लिए टिकाऊ अभिप्रेरणा, टिकाऊ होनी चाहिए अभिप्रेरणा। PS का मतलब सफलता प्राप्ति के लिए आत्मनिष्ठ प्रत्याशा, खुद की तरफ से है जो बहुत बढ़िया काम। और IS का मतलब है प्रोत्साहन, आपको जो सपोर्ट मिलता है इंटरनली, वो चीजें हैं जो ये इसके अंतर्गत आएगी। सेकंड है असफलता से दूर रहने का अभिप्रेरक। तो उसमें TF बराबर MAF इंटू PF इंटू IF। TF का मतलब असफलता से दूर रहने की प्रवृत्ति, MAF का मतलब असफलता का डर, और PF का मतलब असफलता की संभावना, IF का मतलब असफलता से उत्पन्न शर्म। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरक का सूत्र, TA इज इक्वल टू TS माइनस TF। उपलब्धि अभिप्रेरक गुणारोपण सिद्धांत, ये वाइनर के द्वारा दिया गया था। प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा, नाम लिखा हुआ है वाइनर। वाइनर। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने उपलब्धि व्यवहार का गुणारोपण करता है। इसके 2 आधार होते हैं, कारण का स्रोत जो आंतरिक व बाह्य हो सकता है। आंतरिक में स्वयं की योग्यता, क्षमता व प्रयास होते हैं, जबकि बाह्य में कार्य की कठिनाई और उसकी जो किस्मत है वो होती है। दूसरा आयाम कारण की स्थिरता है गुणारोपण सिद्धांत के अंतर्गत। अब गुणारोपण सिद्धांत है, उसमें याद रखना आपको उपलब्धि अभिप्रेरक गुणारोपण सिद्धांत में वाइनर। आगे हैं संबंध प्रेरक, एप्लीकेशन मोटिव। कारपेंटर स्क्विक्वेटर ने अध्ययन किया, ये 13 से 15 साल की एज में है जो स्पष्ट और विशिष्ट हो जाता है संबंध प्रेरक, एप्लीकेशन। संबंधन कारपेंटर ने प्रारंभिक जीवन के अनुभवों को महत्वपूर्ण माना है। स्केक्टर के अनुसार प्रथम जन्म क्रम के बालक में संबंध ज्यादा पाया जाता है। इस तरह की रिसर्च है जो स्केक्टर ने की थी अपना रिसर्च में, ये बताया था। अनुमोदक प्रेरक, अप्रूवल मोटिव, काउनिता मोरलो ने इस पर रिसर्च किया था, अनुमोदक अभिप्रेरक पर। प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा प्राप्त करने या पुरस्कार प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। ये इच्छा है जो स्वाभाविक इच्छा है। अब होता क्या है, ये अनुमोदक प्रेरक क्या है, जो देखो, जैसे आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है, अब जब तक आपको आपके मम्मी पापा या स्कूल में जो टीचर्स हैं या और भी जो भी दोस्त वगैरह अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। तो ये हो गया अनुमोदक प्रेरक, अप्रूवल मोटिव। उसके बाद फिर जैसे घर पे गए, शाबाशी मिली कि भाई फर्स्ट आया है, ज्यादा नंबर लाया है, शाबाशी मिली, तो उसके बाद वो जो संतुष्टि मिल जाएगी उसको। शक्ति प्रेरक, पावर मोटिव, या स्तर प्रेरक, स्टेटस जिसको हम कहते हैं, प्रभाव या नियंत्रण स्थापित करने का भाव।
प्रभाव या नियंत्रण स्थापित करने का भाव कौन सी प्रेरक के अंतर्गत आएगा? शक्ति प्रेरक के अंतर्गत। शक्ति या सत्ता प्रेरक। क्रिस्टी व ग्रीस ने इस प्रेरक को मैकियावेलियनिज्म कहा था। एडलर ने इसको व्यवहार का आधार बताया था। कोई भी व्यक्ति है वो अपना स्टेटस, है ना, व्हाट्सएप वाले बहुत होशियार हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटस शब्द ही रखा है। और हम जो स्टेटस का मतलब केवल वही समझ के रह गए हैं। स्टेटस का मतलब होता है जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, उस परिवेश पर आपका कितना प्रभाव है, कितना कंट्रोल है, वो चीज है जो कहीं ना कहीं शक्ति प्रेरक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आक्रमणशीलता, एग्रेसिवनेस। डोलार्ड, मिलर, हिलगार्ड, ये इस पर रिसर्च करने वाले व्यक्ति, ये प्रेरक क्या करता है? देखो, फ्रायड ने इसको जन्मजात के अंतर्गत शामिल किया, डोलार्ड ने इसे अर्जित कहा है। इसका कारण कुंठा होती है। तो जन्मजात किसने माना था? फ्रायड ने माना था। फ्रायड ने जो 3 उसके अलग अलग प्रकार किए थे, एकदम अहम वाला, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज भी कही थी उसने कि पशुता अगर व्यक्ति में है तो फिर वो आक्रमणशील रहेगा, तो जन्मजात इसी कारण। लेकिन डोलार्ड है वो क्या मानते हैं? इसको अर्जित मानते हैं। और इसका कारण किसको माना? कुंठा को। तो एक एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि व्यक्ति के अंदर आक्रमणशीलता का कारण क्या हो सकता है? तो कुंठा। मेस्लो के अनुसार व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक में रुचि, आदत, आकांक्षा स्तर, मद व्यसन का मतलब समझ जाना, नशा वगैरह जो भी है, ये एंजाइटी है, और ये अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण। थॉमसन है जो क्या क्या अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, देख लेते हैं। जैसे स्वाभाविक है, खेल, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, स्नेह और प्रेम, ये है जो स्वाभाविक के अंतर्गत आएंगे। याद रखना पक्का, थॉमसन है वो दे रहे हैं ये दोनों प्रकार। कृत्रिम प्रेरक, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड व सहयोग, ये है जो कृत्रिम के अंतर्गत आएंगे। गैरेट के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण। तो गैरेट ने क्या क्या माने थे? यहाँ थॉमसन है वो स्वाभाविक, कृत्रिम मानते हैं। याद रखना, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रेरक के अंतर्गत स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक वाला नियम या 2 प्रेरक किसने माने थे, या थॉमसन ने कौन कौन से माने थे, ये प्रश्न बन सकता है। और ऐसा भी आ सकता है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरक किसने दिया प्रकार? तो गैरेट ने। जैविक के अंतर्गत भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्यागना, ये जन्मजात भी होते हैं, जैविक भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रेरक के अंतर्गत सुख, दुख, प्रेम, भय और क्रोध, ये मनोवैज्ञानिक होते हैं। सामाजिक में आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा, ये सब है जो सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर ये बात करते हैं गैरेट। नेक्स्ट है, मेस्लो ने अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के 2 उपागम बताए। कौन कौन से? कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम, है ना, एक कठोर एक कोमल, तो याद रह जाएगा। कठोर में क्या क्या आएंगे? भय, दंड, नियंत्रण, अनुशासन द्वारा उद्दंड छात्रों पर कंट्रोल करना। कोमल के अंतर्गत हो गया प्रशंसा, पुरस्कार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग से छात्रों को प्रेरित किया जाना। तो आपको बढ़िया कौन सा लग रहा होगा? ये वाला लग रहा होगा। साइमंड द्वारा चालक प्रणोदन का वर्गीकरण। सामूहिकता, अवधान केंद्रिकता, सुरक्षा, प्रेम, उत्सुकता, ये सारी चीजें हैं जो साइमंड मानते हैं चालक के अंतर्गत। कैरोल ने प्रणोदन का वर्गीकरण किया है। संवेगात्मक सुरक्षा, ज्ञान प्राप्ति, समाज में स्थान प्राप्त करना, शारीरिक संतोष, ये है जो कैरोल के द्वारा माने गए। थोप एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या माना है? शारीरिक क्रियाएं जीवन का उद्देश्य व कार्य में स्वतंत्रता, ये है जो किसका मानना है? थ्रोप का। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है जो देखिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत टोटल हम देखेंगे, अभी 19 सिद्धांत देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत, आराम से, कोई समस्या वाली बात ही नहीं, याद है आपको। इसके अनुसार अचेतन मन मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक है। अचेतन मन ही दमन की हुई इच्छाओं का पुंज है, ऐसा मानते हैं कौन? फ्रायड। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, विलियम मैकडूगल ने माना था। और मूल प्रवृत्तियां हैं वो मानव व्यवहार की चालक है, ऐसा वो इस सिद्धांत के अंतर्गत बताते हैं हमें। उद्दीपन, हाँ, एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको ये याद रखने की। जैसे जिस विद्वान ने जो परिभाषा दी है ना कहीं उसी से रिलेटेड, उसी परिभाषा से रिलेटेड ये है जो सिद्धांत भी है। तो परिभाषा याद है तो सिद्धांत भी किसका दिया हुआ है याद हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, मनुष्य का व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाला। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन वाला प्रयोग भी किया था, स्किनर ने, तो याद रह जाएगा। व्यवहारवादी हैं वो इसको मानते हैं। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत दिया, चालक न्यूनता का सिद्धांत CL हल ने दिया था, बहुत अच्छे से आपको याद रखना, पूरी साइकोलॉजी आ जाएगी इन सिद्धांतों में। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या होता है? इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। संतुष्ट है तो उस हिसाब से, नहीं है तो उस हिसाब से। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
प्रतिपादक कौन है? मैस्लो, भी हम पढ़ के आए हैं, आत्मगत अनुभूति। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, और कुर्ट लेविन ने दिया था। इन घटकों द्वारा प्रभावित होती हैं, इसके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादक कुर्ट लेविन, याद रखना। लेविन ने स्थान विज्ञान की सहायता से व्याख्या की थी, टोपोलॉजी के बारे में बात की थी। प्रोत्साहन का सिद्धांत, कॉफमैन और वोल्फ, इंसेंटिव वाला सिद्धांत दिया था इन्होंने। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स क्रेचमर और शेल्डन। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में पढ़ा होगा इनको आपने। तो अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत है ना, शारीरिक फिजिकल जो होते हैं मेटोमॉर्फिक, ये प्रकार इन्होंने बताए थे। मर्रे का द्वि आवश्यकता सिद्धांत, 1930 में आवश्यकता के दो प्रकार बताए, दैहिक और मनोवैज्ञानिक। दैहिक में भोजन पानी सहित 12 आवश्यकताएं बताई थी। मनोवैज्ञानिक में जो प्रेम उपलब्धि सहित 28 आवश्यकताएं बताई थी। किसने बताई थी? याद रखना, मर्रे ने। दैहिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के आधार पर सिद्धांत दिया था। विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत, सुख देने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है, दुख देने वालों से दूर रहने का प्रयास करता है। तो विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? सोलोमेन व कोरविट ने 1974 में। सोलोमेन व कोरविट, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, कौन है? फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, याद रखना है। क्या होता है इसमें? जो संगठन है उसमें दो घटक कार्मिकों की संतुष्टि और असंतुष्टि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आरोग्य घटक, बाबा रामदेव का नाम मत ले लेना, है ना। हाइजीन, जो संगठन के वातावरण से संबंधित है, कंपनी की नीति, प्रशासन, पर्यवेक्षण, वेतन, स्थिति, सुरक्षा, अंतर्वैयक्तिक संबंध और कार्यदशा वगैरह इसमें आएंगे। ये निम्न स्तरीय आवश्यकता का प्रतीक है, निम्न स्तरीय आवश्यकता का प्रतीक है, वातावरण से रिलेटेड है। बाकी आरोग्य शब्द का यूज है जो बाबा रामदेव बहुत ज्यादा करते हैं, इसी कारण से याद रख लेना। बाबा रामदेव नहीं है यहाँ पर, तो विद्वान का नाम ही नहीं है। इसमें आरोग्य दो घटक हैं कुल मिला के अभिप्रेरणा द्विघटक सिद्धांत में, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिए थे नाम। एक तो है आरोग्य घटक और एक है अभिप्रेरक या कार्य घटक। कार्य घटक के अंतर्गत क्या है जो देखो, वे कार्य संतुष्टि के वास्तविक कारक जो उच्च स्तरीय आवश्यकता को बताते हैं, जिसमें उपलब्धि की मान्यता, काम में रुचि, उत्तरदायित्व व प्रगति, ये चीजें हैं जो अभिप्रेरक या कार्य घटक के अंतर्गत शामिल रहेंगे। हर्ट्जबर्ग का नाम याद रखना है। विशेष क्या है? मानव की द्वि आवश्यकता सिद्धांत, हर्ट्जबर्ग। 1966 द्विघटक सिद्धांत का विस्तार करते हुए अपनी पुस्तक, हर्ट्जबर्ग की पुस्तक का नाम याद रखना, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन के लेखक कौन है? हर्ट्जबर्ग है। याद रह जाएगा वैसे नाम, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है शारीरिक आवश्यकता, आरोग्य घटक, मनुष्य और पशुओं में समान, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, अभिप्रेरणा घटक, अभिप्रेरक घटक से रिलेटेड। अभिप्रेरणा का एक्स व वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। वैसे फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के बारे में हमने थोड़ी ज़्यादा डिटेल में देख ली, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग की किताब है उसको याद रख लेना आप, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। और जो भी पूरी जो डिटेल है, जैसे आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक या कार्य घटक, तो दोनों आपको याद रखने हैं। 1966 भी याद रख लेना। अभी बात कर रहे थे हम एक्स वाई सिद्धांत की। देने वाले प्रतिपादक कौन है? मैकग्रेगर। मैकग्रेगर की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, मैकग्रेगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक। एक्स सिद्धांत क्या है? मानवीय व्यवहार को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित करना। व्यक्ति कामचोर, नकारा, आलसा, क्षमता विहीन, आकांक्षा विहीन, सृजनात्मकता विहीन, मूलतः आर्थिक मानव, ये सारी चीजें हैं जो एक्स सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगी। वाई सिद्धांत के अंतर्गत महत्वाकांक्षी, परिश्रमी, स्वनिर्देशित, क्षमता युक्त, सृजनात्मक, शारीरिक से लेकर आत्मसिद्ध तक अभिप्रेरणा का स्रोत होता है। सकारात्मक सोच युक्त होता है, समन्वय से युक्त, गतिशीलता युक्त, आत्मनियंत्रण युक्त होता है। व्यक्ति आर्थिक व अनार्थिक मानव है, मतलब आर्थिक भी है अनार्थिक भी है कुछ जगह। तो दो सिद्धांत हैं, मैकग्रेगर को याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। किताब का नाम भी आपको याद रखना है, मैकग्रेगर ने भी बहुत बढ़िया किताब लिखी है, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। तो द ह्यूमन साइड एंटरप्राइज आपको याद रखनी है, साइड। फिर नेक्स्ट है संशोधित आवश्यकता सिद्धांत, ERG सिद्धांत जिसको कहा जाता है, क्लेटन एल्डरफर द्वारा प्रतिपादित है ये, क्लेटन एल्डरफर संशोधित आवश्यकता सिद्धांत। और ये बताते हैं आवश्यकता, अस्तित्वजन्य आवश्यकता, संबंधतापरक आवश्यकता और अभिवृद्धि आवश्यकता, तीन आवश्यकताएं बताई हैं, अस्तित्वजन्य, संबंधतापरक और अभिवृद्धि आवश्यकता। नेक्स्ट है प्रत्याशा सिद्धांत, H. बरूम 1960 में दिया था प्रत्याशा सिद्धांत।
व्यक्ति की अपेक्षा व प्रयासों के मध्य सहसंबंध बताता है। अभिप्रेरणात्मक बल बराबर शक्ति इंटू प्रत्याशा। शक्ति और प्रत्याशा दोनों मिलकर काम करती है, इसी कारण सिद्धांत का नाम भी प्रत्याशा सिद्धांत है। एच वरुण याद रखना है। निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत पोर्टर व लोलर संतुष्टि व निष्पादन के संबंधों की व्याख्या करता है। वैसे जहाँ सिद्धांत का नाम है वो नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। देखो, निष्पादन संतुष्टि, संतुष्टि व निष्पादन। अब बस ये नाम याद रखना है कि प्रतिपादक कौन है, पोर्टर व लोलर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, लोक व लोथम। लक्ष्य का स्वरूप विशिष्टता अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। कठिन लक्ष्य का पर निष्पादन अधिक होते हैं, निश्चित रूप से एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। आत्म स्व निर्धारण सिद्धांत रेयान व डेसी इसके प्रतिपादक हैं। 3 जन्मदाता व सार्वभौमिक आवश्यकता होती है जो व्यक्ति के आत्म को समझने में मदद करती है, स्वायत्तता, सामर्थ्यता और संबंधता। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत तनाव सिद्धांत, कुर्ट लेविन। अभिप्रेरणा का आधार शास्त्रीय सिद्धांत मूल प्रवृत्ति सिद्धांत पर आधारित, इसमें पशु व्यवहार के समायोजित महत्व का पता लगाया जाता है। तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता तनाव सिद्धांत जो किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था। शरीर क्रिया सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन है। और इसके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किस बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती है, अपितु किसी भी उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा जो मतलब ऐसा मानते हैं मॉर्गन, है ना। इयान मॉर्गन तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये मॉर्गन है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और शरीर क्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया था। 19 सिद्धांतों की हमने बात की थी, 19 सिद्धांतों की बात हम कर चुके हैं। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार भी हैं तो हमें देखने चाहिए। कुर्ट लेविन ने अभिप्रेरणा संघर्ष के 3 प्रकार बताए हैं, वो होलैंड व सीयर्स ने 4 प्रकार, जो कि हम समायोजन टॉपिक में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है कि समायोजन टॉपिक में देखें, एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है उसमें देखेंगे। उपागम संघर्ष, 2 सकारात्मक विचारों में अप्रोच मतलब पास भी होना है और खूब मेहनत भी करनी है, तो उसको हम कहेंगे उपागम संघर्ष। परिहार 2 नकारात्मक विचारों, आराम भी करना है, फेल भी नहीं होना, मजा भी लेना जिंदगी का और एग्जाम क्लियर भी करना है। तो हाँ, मजा लेना का मतलब आप नेगेटिव वे में मजा समझेंगे तभी परिहार माना जाएगा, नहीं तो सफलता है तो वो तो उपागम में आ जाएगी। उपागम परिहार, 1 सकारात्मक 1 नकारात्मक। बहु उपागम परिहार संघर्ष, बहुत से सकारात्मक व नकारात्मक, ये बहु उपागम के अंतर्गत आ जाएगा। अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान, फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, क्या क्या चीजें हैं जो देखते हैं। बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक व व्यवहार का पथ प्रदर्शित करती है, व्यवहार में शक्ति का संचार करती है। ये देखो, मोटिवेशन का बालक के व्यवहार में जो प्रभाव उसको देख रहे हैं। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, मोटिवेटेड है तो उसको फोकस करने में समस्या कम होगी। कैरेक्टर बिल्डिंग में भी काम आएगी, चरित्र निर्माण, रुचि तथा अनुशासन स्थापित होगा। निश्चित रूप सामाजिक मानसिक गुणों का विकास करने में सहायक, तीव्र गति से ज्ञान अर्जन करने में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति में सहायक, अधिक ज्ञान का अर्जन करने में सहायक, क्रमिक रूप से अभिप्रेरित करने में उपयोगी। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की विधियां, अभिप्रेरित करने के उपाय। रुचि उत्पन्न करना, सफलता, प्रतिस्पर्धा। हाँ, किसी भी विद्यार्थी में आप अभिप्रेरणा कैसे लाएंगे, अभिप्रेरित कैसे करेंगे, तो देखो, रुचि उत्पन्न करिए, सफलता प्राप्त होनी चाहिए उसको, प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए, सामूहिक कार्य सहयोग, नवीनता, आवश्यकता या परिणाम का ज्ञान होना चाहिए उसे, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड का प्रयोग, उचित होना चाहिए। लक्ष्य आदर्श सामने रखना, मूल्यांकन करना, बार बार टेस्ट वगैरह जो भी हैं, इससे भी मोटिवेशन मिलता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, अभी जो देख रहे हैं आप, अध्यापक विद्यार्थी सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव जो रिलेशन होने चाहिए। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, खेल आधारित विधियों का प्रयोग, शिक्षण के सूत्र ज्ञात से अज्ञात हैं, सरल से जटिल का प्रयोग करना, सरल से जटिल की तरफ जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना चाहिए। ये शिक्षण सूत्र हैं, अच्छे से याद रखने आपको। और नेक्स्ट है करके सीखने पर बल देना। करके सीखने पर बल देना का मतलब हो गया बालक को खुद से कोई काम करने का मौका देना चाहिए। आत्मानुशासन का विकास, सबसे बढ़िया जो अनुशासन है वो आत्मानुशासन है। पुनर्बलन का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। विशेष तथ्य क्या है जो देखिए, मतलब टॉपिक कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। केली, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक केंद्रीय कारक के रूप में मानी है केली ने। एंडरसन क्या मानते हैं, सीखने की प्रक्रिया तभी अच्छी होगी जब अभिप्रेरणा हो। अगर सीखने की प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाना है तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा।
जेगार्निक प्रभाव क्या होता है, देखो कूट लेविन की विद्यार्थी प्लूमा जेगार्निक ने आवश्यकता तनाव सिद्धांत के समर्थन को जेगार्निक प्रभाव कहा है। व्यक्ति अधूरे कार्य को प्रत्याहन जल्दी इसीलिए कर पाता है क्योंकि अधूरा कार्य रहने से तनाव बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस कार्य की स्मृति चिन्ह बने रहते हैं। अधूरा कार्य पूर्ण कार्य के प्रत्याहन के प्रतिशत से अधिक था, तो जेगर्निक इफेक्ट उसको कहा जाता है। मतलब काम अधूरा रहेगा तो दिमाग में रहेगा। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, अभी बात करके आए हम। अभिप्रेरणा जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। अभिप्रेरणा के दोनों प्रकार देख लिए हमने, ये कुल मिला के रिविजन है अपना। मातृत्व प्रेरक है वो जन्मजात होता है, ये भी देख चुके हैं हम, सारे प्रेरक देखे थे हमने शुरू में। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। मूल प्रवृत्तियां मतलब बोई भूख प्यास। उद्दीपक प्रोत्साहन दो प्रकार के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में प्रशंसा पुरस्कार है, नेगेटिव में दुख और सजा। ये रिवीजन हो रहा है कुल मिला के। मेल्टन कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है। अगर आपको सीखना है तो आपको अभिप्रेरित रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, या फिर किसी को सिखाना है तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। हिलगार्ड क्या कह रहे हैं, आवश्यकताओं से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों को प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। किम्बले व अन्य क्या कह रहे हैं, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार को उसकी शक्ति व लक्ष्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। थॉमसन क्या कह रहे हैं, अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के प्रत्येक प्रतिकारक को प्रभावित करती हैं, ऐसा थॉमसन का मानना है। मॉर्गन किंग विस्च स्कोपलर, अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक व कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्यों की ओर व्यवहार को ले जाता है, ऐसा मानना है मॉर्गन किंग विस्च और स्कोपलर का। काम प्रेरक को सबसे महत्वपूर्ण माना है मनोविश्लेषणवादी ने, ना फ्रायड ने। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन CL हल के द्वारा पढ़ चुके हैं, वापस से रिवीजन है ये कुल मिला के। इंटरसिक मोटिवेशन हार्लो और अन्य बंदर पर इन्होंने प्रयोग भी किया था, इंटरिसिक मोटिवेशन। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 प्रेरक बताए हैं, उत्तेजना, प्रत्याशा, प्रोत्साहन और दंड। किसने बताए थे, जॉन पी डिसेको ने। प्रभावित करने वाले 4 कारक, पहला है उत्तेजना, अराउजल, व्यक्ति की सजगता का स्तर। प्रत्याशा या आकांक्षा, एक्सपेक्टेंसी क्या है, विशेष परिणाम की आकांक्षा। और इंसेंटिव्स है वो, और पनिशमेंट है। ये 4 जो प्रभावित करने वाले कारक माने हैं। किसने माने हैं, जॉन पी डिसेको ने। नेक्स्ट है आवश्यकता प्रणाली व आत्मसिद्धि पर सर्वाधिक बल किसने दिया था, मैस्लो ने। आत्मसिद्धि शब्द आते ही आपको याद होना चाहिए मैस्लो। ल्यूबा द्वारा आवश्यकता का वर्गीकरण, शारीरिक, अर्जित, भोजन पानी इत्यादि तो शारीरिक में आएंगे, और सामूहिकता, ध्यान, अनुमोदन वगैरह अर्जित में आएंगे। ल्यूबा ने ये वर्गीकरण किया था। मैकलीलैंड, एटकिंसन, बात कर चुके हम। उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च स्तर की उपलब्धि व दूसरों के साथ स्पर्धा की भावना को व्यक्त करती है। चालक प्रणोद सदैव अर्जित होता है। मन प्रेरक, आंतरिक आयोजक या सुधारक, तो मन ने यह परिभाषा दी थी, प्रेरक है वो आंतरिक आयोजक या सुधारक है। जैविक अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आएगा, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र वगैरह, ये जैविक अभिप्रेरणा के भाग है। मनोसामाजिक अभिप्रेरणा में संबंधन है, शक्ति प्रेरक है, ये आएंगे। समवस्थान, होम्योस्टेसिस, WB केनन ने प्रयोग किया। ऐसा कार्य व्यवहार जो शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस या समवस्थान। WB केनन के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है यौन हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन याद रखने हैं। महिला मतलब स्त्री में एस्ट्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुष में। उपलब्धि की आवश्यकता को एन एक्ट भी कहा जाता है। उपलब्धि आवश्यकता है उसको को एन एक्ट भी कहा जाता है। उच्च उपलब्धि प्रेरक व्यक्ति ऐसे कार्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर व चुनौती वाले होते हैं। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूकता, जागरूक समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सर्जनात्मक, स्वतः स्फूर्त, नवीनता, चुनौती से युक्त होता है। वह हास्य भाव से, विनोदपूर्ण भाव से परिपूर्ण और गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता रखता है, वो आत्मसिद्ध होता है। डेली ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान को चौथा तत्व बताया था। इसको तो फुल ही रखते हैं, ठीक रहेगा। डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान को चौथा तत्व बताया था। अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है, सक्रिय और सतत होता है जो अभिप्रेरित व्यवहार हो। कार्यान्वयन अभिप्रेरक, रॉबर्ट वाइट, वातावरण की वस्तु व व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना क्या कहलाएगा, कार्यान्वयन अभिप्रेरक।
नेक्स्ट है अन्वेषण अभिप्रेरक, हार्लो ने दिया था, खोज करने में बल देता है। अन्वेषण का मतलब ही खोज ही होता है, बस हार्लो संवार लो, इस तरह से याद कर लेना। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत, अस्तित्व, एक्सिस्टेंसी, और क्या है, संबद्धता, रिलेटेडनेस, बुद्धि विकास, ग्रोथ को व्यक्त करता है। एक तो हो गया संबद्धता, एक हो गया ग्रोथ, और एक हो गया अस्तित्व। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रूम का अभिप्रेरणा सिद्धांत, कर्षण शक्ति, वैलेंस, साधनात्मक व आकांक्षा पर बल देता है। मैस्लो के अनुसार ऑप्टिकल समायोजन आत्मसिद्धि से जुड़ा हुआ है। ये बात मैस्लो मतलब आत्मसिद्धि, बात ही खत्म हो गई। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है जो टेलर को माना जाता है, याद रखना आपको, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है जो टेलर को माना जाता है। टेलर को माना जाता है मतलब टेलर साइकोलॉजिस्ट का नाम है। सुग्राह्यता प्रशिक्षण का संबंध टी समूह प्रशिक्षण से होता है। समकालिक प्रेरणा सिद्धांत है वो रोटर ने दिया। सेरोटोनिन का संबंध है जो निद्रा, मनोदशा व भूख से होता है। हार्मोन है, ये हार्मोन का नाम है। विंटर ने सत्ता प्रेरक पर कार्य किया था, मतलब ये विद्वान का नाम है, और उन्होंने कौन से प्रेरक पर काम किया था, सत्ता प्रेरक पर, मतलब कि वो स्टेटस वाली बात। मैस्लो ने सौंदर्य बोध कार्य 6वीं आवश्यकता कहा जो अधि आवश्यकता में शामिल है। कुल मिला के 5 और 3 वाला जो नियम है वो 6वीं आवश्यकता है जो किसको कहा था, सौंदर्य बोध को। पूर्ण कार्य की अपेक्षा जल्दी याद हो जाता है, इसको जागरणिक इफेक्ट कहा जाता है। मतलब कोई काम है जो थोड़ा सा अधूरा है तो वो हमें ज्यादा जल्दी ध्यान में आता है। कुल मिला के एक रिकॉर्ड ही बन गया है। लगभग 1.5 घंटे में हमने जो बहुत डिटेल में अपना अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, देखो क्लियर करनी चाहिए हमेशा स्टूडेंट के सामने। अभी आपको ऐसे लगेगा कि हमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई और जो किताब में है वही चीज़ है जो हमें पढ़ा दी गई, लेकिन रियलिटी ऐसी है, कोई टीचर हैं जो जैसे ये आप 1 घंटा लगभग और 30 मिनट में आप ये टॉपिक है जो वीडियो में अगर नॉर्मल स्पीड से देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो गया एक टॉपिक। और इसमें जितनी डिटेल दे रखी है, मुझे लगता है कि कोई भी टीचर है जो आपको बिना पीपीटी वगैरह या ऐसे ही नॉर्मली पढ़ाएगा तो वो संभव ही नहीं है। कोई दुनिया में है नहीं ऐसा जो आपको इस लेवल पर ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, रिवीजन किया है सारी चीज़ें, तो पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ है आपके पास वो है टाइम, और आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर हैं जो देख पाएंगे, तो उसका एकमात्र तरीका है जो मुझे लगता है कि यही है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब फॉर्मेलिटी के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं। आप जो इस बात पर विश्वास करना चाहिए आपको कि जो जिन विद्यार्थियों के लिए वीडियो तैयार किया गया है अंतिम रूप से वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मेरे से मतलब मैं उनसे प्रभावित होता हूँ, और सामाजिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हमारी इस तरह से जुड़ी हुई है कि कहीं भी आपको इस तरह का तनाव नहीं लेना है कि ये एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो गई। हाँ, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, एकदम से एक दिन में सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़बरदस्त लेवल पर कोई काम कर जाओ, एक ही दिन में आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें आपको थोड़ा सा तो फास्ट चलना पड़ेगा, नॉर्मल लोग बाग हैं उससे हट के काम करना पड़ेगा, और वो हट के काम ये हैं। ये क्लास आपने अगर पूरी कंप्लीट यहाँ तक देख ली है तो मुझे लगता है कि हट के काम कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उपलब्धि अभिप्रेरक से मोटिवेट हो चुके हैं। अब आपको क्या काम करना है, जो चीज़ें जैसे लास्ट में हमने 2-3 पेज हैं, लगभग 2 से 3 स्लाइड है, वो तो पूरा का पूरा अपना रिवीजन ही था। तो जो चीज़ पहले लिख दी है हमने वो पूरी नहीं लिखनी है, कोई भी लाइन पूरी लाइन टू लाइन आपको नहीं उतारनी है। जैसे एक सिद्धांत हमने पढ़े थे, 19 सिद्धांत पढ़े थे, एक कोई सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है जैसे, तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत लिखा आपने, फ्राइड का नाम लिख दिया, अब वो मनोविश्लेषणवाद का मतलब आपको पता है तो फिर उसकी डिटेल लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई विद्वान का नाम आया है जैसे उसकी बुक वगैरह है तो वो लिखनी है, बाकी जो थ्योरी वगैरह है वो अगर नाम से समझ में आ रही है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, और नोट्स भी बनाने हैं। एक बार पूरा वीडियो देखा उसके बाद दूसरी बार में नोट्स बनाए, फिर एक बार वापस से आप जो 1:25 की मतलब स्पीड होती है, आप जाएंगे यूट्यूब में भी सिस्टम है, अगर डाउनलोड करके देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सिस्टम है, 1:25 की स्पीड से देख सकते हैं, 1:50 की स्पीड से भी देख सकते हैं।
दूसरी तीसरी बार में जब रिवीजन कर रहे हैं उस समय यहाँ जो आप स्पीड है जो बढ़ा के देख सकते हैं, और कम से कम आपको, वैसे मुझे 2 ऑप्शन नहीं देने चाहिए, वैसे मैं कहने वाला था कि 2 या 3 बार, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आपको हर यूनिट है जो 3 बार देखना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप तैयारी कर रहे हैं वो लेवल आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक 3 बार जब क्लास देखने के बाद। फिर कोई प्रश्न नहीं आता आपको परीक्षा में, तो फिर बात करनी है कि जो ये ऐसे तैयारी नहीं हो सकती है। आप क्या करेंगे, आप तो यहाँ तक देख चुके हो तो सही बढ़िया चल रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 1-2 मिनट वीडियो देख के हाँ यार इसमें कुछ नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता है भाई। जब आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो निश्चित रूप से मेरा ये क्लास रिकॉर्ड करना सार्थक हो जाएगा, और आपका भी ये जो समय आपने दिया है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना वो क्वेश्चन आंसर का रहेगा, और बहुत अच्छे से तैयारी करके रखना। और हर प्रश्न में मैं जो थोड़ा सा समय दूंगा या फिर पेपर पहले भेजने का प्रयास करूंगा, ताकि एक बार आप खुद से अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए और उसके बाद जो आंसर भी देखेंगे। तो ओके, धन्यवाद।